सर जी, आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था। इंटरमीडिएट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड में टॉप 10 पोजीशन में था मैं। तो उसके बाद कभी ना बैठी घर पे कि अब बच्चे को क्या करवाना है। गर्ल्स को सीए में नहीं आना चाहिए, क्या कहते हैं? तो क्या सीए के दौरान शादी कर ले? उस टाइम पे मैं समझता हूँ मेरे भाई का बड़ा रोल था, क्योंकि जब किसी के भी सर से इबादत का साया चला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग टीचिंग करते हैं और टीचिंग करके अपने अपने लिए रोज़ी कमाते हैं, लेकिन कुछ लोग जब मेहनत करते हैं टीचिंग में तो वो इदारे की पहचान बन जाते हैं। और आज ऐसी शख्सियत की आपसे मुलाकात करवानी है। आई एम ऑनर्ड कि उन्होंने टाइम निकाला और इस शो में आए। प्लीज़ वेलकम मिर्ज़ा अली हसन। क्या चल। सर जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और आप इधर तशरीफ लाए। सो नाइस ऑफ यू। कोई बात नहीं, थैंक यू। और सबसे पहले माजरत, थोड़ा सा लेट हो गया, आपको पता है टीचिंग में तो हम सेशन के अतबार से चलते हैं कि सेशन शुरू हुआ है कि एंड हुआ है। तो बस आपको पता है आजकल ज़रा क्लोजिंग चल रही थी, तो माजरत डिले की। सर, आपका बड़ापन है, आप ऐसे कह रहे हैं। सर जी, शुरू करते हैं आपके बैकग्राउंड के हवाले से। और मेरी मेरे पास इंफॉर्मेशन यही है कि आपके भाई भी चार्ट अकाउंटेंट है। क्या नॉलेज थी शुरू से ही सीए के हवाले से? और फादर और फैमिली में और भी कोई चार्ट अकाउंटेंट है? फैमिली में सबसे पहले, इमीडिएट फैमिली में तो भाई ही हैं। मिर्ज़ा मोहिद हसन नाम है, और उन्होंने सीए शुरू किया। हमें तो सीए का पता भी नहीं था सीए क्या होता है। भाई ने सीए शुरू किया, और उसके बाद मैं जब पहुंचा तकरीबन आप समझे इंटरमीडिएट लेवल पे, तो मेडिकल का तो कोई दूर दूर तक इरादा नहीं था। तो नंबर्स में मैं बचपन से बहुत ज़्यादा नंबर्स का शौक़ था मुझे। मतलब जैसे कि कहीं पे गए हैं, आज मुझे याद है कि शहर से बाहर गए हैं, तो घर वालों के साथ मैं हिसाब लगा रहा हूँ कि अच्छा हमारा इतना खर्चा लग गया है, छोटी छोटी चीज़ों का भी ना। तो काउंटिंग में और हिसाब किताब में थोड़ा था बेसिक इंटरेस्ट था शुरू से ही। तो उसके बाद बस मेडिकल में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, ज़ीरो ज़ीरो से भी काम कर लें बल्कि। तो इंटरमीडिएट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड में टॉप 10 पोजीशन में था मैं। तो उसके बाद कबीना बैठी घर पे कि अब बच्चे को क्या करवाना है। तो पहले कबीना ने फैसला किया, जिसमें वालदा और भाई थे मेनली, क्योंकि वालिद साहब की तो 2005 में डेथ हो गई थी, तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था। तो कबीना ने फैसला किया जी कि ये बीकॉम ऑनर करेगा। मैंने कहा कर देंगे हम, तो आपको पता है ज़रा वाल साहब थे नहीं, तो भाई और वालदा उन्होंने ही ज़रा गाइड करना था सारा। तो मैंने कहा बीकॉम ऑनर कर लेंगे, मुझे क्या मसला है। तो फिर अगले दिन पता चला जी नहीं, कबीना ने फैसला बदल दिया। उन्होंने कहा जी कि अब आप सीमा करेंगे। वो उस दौर में चूँकि तकरीबन 2007 के करीब सीए स्टार्ट किया था, तो उस दौर में काफ़ी ज़्यादा था इसका, सीमा का बहुत ज़्यादा था पाकिस्तान में। यूके की डिग्री कि जी इसका बड़ा एक ट्रेंड चलता है ना, आपको पता है अक्सर कुछ डिग्री इसका होता है कि ट्रेंड था। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यार डिग्री है यहाँ करनी है बाहर जाए करनी है। तो मैंने कहा ये भी कर लेंगे। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझे आज भी याद है, 2 दिन बाद या 1 दिन बाद भाई ने कहा कि तुम सीए कर लो, ये बी कॉम ऑनर तुम करोगे, वो 4 साल का हो गया। पहले बी कॉम ऑनर 2 साल का होता था, आपको पता है। फिर वो 3 साल का हुआ, फिर 4 साल का हुआ। मेरे ख्याल है उस दौर में शायद 3 साल का हुआ था, अगर मुझे चूंकि याद एग्जैक्ट नहीं आ रहा कि 3 साल का हुआ था कि 4 साल का हुआ था। तो उसमें ये दिस वॉज द आर्गूमेंट ऑफ माई ब्रदर कि तुम 3-4 साल में सी इंटर भी कर लो, तो वो मेरे ख्याल से, मतलब उनके ख्याल से भी बेहतर है। तो ये सोच के बस शुरू कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से सीए में एंट्री हुई। तो पहले शुरू में तो मुझे लगा, मैंने कहा यार भाई इतना फैसले बदल के एंड पे सीए में आए, तो कोई मतलब मतलब ऐसा वजह ना हो ना कि मतलब कि कोई मसला हो जाए या कोई ऐसी चीज़। क्योंकि मुश्किल था सीए, भाई को भी देख रहे थे कि वो पेपर दे रहा है और आगे प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन दोस्त हैं कई जानने वाले हैं वो नहीं पास कर पा रहे, और सुनते भी थे कि मुश्किल है, कम लोग पास करते हैं और एक टफ डिग्री है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा आसान किया, शुरू किया उन दिनों। आपको भी पता ही होगा, तो उन दिनों वो एक फास्ट ट्रैक आया था जी, पहली दफ़ा कि जी आप, तब मॉड्यूल होते थे, मॉड्यूल ए बी सी डी,
जिसको हम पहले सी इंटर कहते थे, आज वही PRC एंड कैफ है मिला के। तो मॉड्यूल ए बी के का पैकेज एक आया था कि जी आप जो है ना आप दोनों मॉड्यूल इकट्ठे भी कर सकते हैं। उस दौर में मॉड्यूल ए में था इंग्लिश का पेपर था, एक रिटन बेस्ड पेपर पहले होते थे। इंग्लिश का पेपर था काफ़ी प्रॉपर लेंथी, और QM का पेपर था मॉड्यूल ए में। बी में था इकोनॉमिक्स का अच्छा खासा पेपर रिटन, और फाइनेंशियल काउंटिंग आप समझें कि वो ये थी कि PRC वाली काउंटिंग और आज की FL1 की काउंटिंग, वो मिला के वो काउंटिंग थी। और तीसरा था हमारे पास ये बिजनेस लॉ का पेपर जो खाली मर्केंटाइल लॉ था। तो वो अब नया नया CA में, और भाई ने थोड़ा सा मुझे मुझे याद है कि सेशन शुरू होने से पहले ना घर आके वो मुझे थोड़ा काउंटिंग पढ़ाना शुरू कर देता था फ्री होके ना, किसी दिन क्या थोड़ी शुरू करे काउंटिंग। तो थोड़ी सी काउंटिंग पढ़ ली थी पहले, बहुत थोड़ी सी। तो भाई 10 CA की काउंटिंग ना बेसिक से पढ़ ली थी। तो उसने कहा था कि तुम फास्ट दो मॉड्यूल दो। मुझे और शक पड़ गया। मैं कहा एक तो पहले इतने फैसले बदले हैं, और फैसले बदलने के बाद CA में है, मैं पहले डरा हुआ हूँ कि कोई मसला ना हो जाए। क्योंकि मैं इनिशली ना ज़हन बना चुका था कि या BCom ऑनर्स करना है या सीमा करना है, तो अचानक वो फैसला बदल गया फिर। तो जब अगली बार फास्ट ट्रैक की होगी कि जी 5 पेपर इकट्ठे देने हैं CA के, मतलब 2 और 3 जो नाम बोले मैंने, तो नहीं जी फास्ट ट्रैक 5 पेपर देने हैं। तो अब चूंकि ज़ाहिर है मैं भाई को फॉलो कर रहा था कि ज़रा है, तो मैंने कहा ठीक है, ज़रा है वो एक्सपीरियंस है और ज़रा है वो समझता है कि मैं कर सकता हूँ। तो अब और तो कोई ऑप्शन है नहीं, खुद से तो फैसला नहीं करना। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया, और मुझे याद है कुछ पूरे पाकिस्तान में कुछ हम चंद लोग ही थे पूरे पाकिस्तान में, और हमारे कॉलेज में भी कुछ शायद वो थोड़े से लोग थे जिन्होंने, शायद 2 थे, एक मैं था और एक और स्टूडेंट थी, जिन्होंने पूरे 5 पेपर पास किए थे एक ही टाइम में। मतलब A और B जब पास करते थे उसको C फाउंडेशन कहते थे। C फाउंडेशन का भी सर्टिफिकेट आता था पहले। तो वो हम दोनों ने और बाकी लोग भी थे, लेकिन उनके कुछ पेपर एग्जाम थे, किसी का एक एग्जाम था, किसी के 2 थे। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक ही बैच में वो 2 मॉड्यूल जिस पास दिन किए आपका थे। वो रिजल्ट आया था ना, उस दिन मैंने आपको पहली बार अच्छा देखा अच्छा था। अच्छा अच्छा। मैं अभी स्कैंस में था और आपसे एक बैच हाँ जुड़ जी गया हाँ था। जी हाँ जी हाँ जी। तो मैं 14th बैच में था हाँ और मेरा आप 13 13। तो 13 था। उस वक्त जब हम नए नए CA में आए थे, तो रिजल्ट वाले दिन जनाब स्कैंस में पढ़ा और बढ़िया थी। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं हाँ जी जिन्होंने पहली अटेम्प्ट में 5 पेपर दिए हाँ थे, जी पांचों पास कर पाँच लिए। पेपर। तो फिर अच्छा हमने भी देखा। एक चीज आप अपनी बात कंप्लीट जी कीजिएगा, मैं जरा, चूंकि हम आज 2024 में बैठे हुए हैं, जी 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 आज के 5 पेपर कुछ और है। जी आज आज के 5 पेपर PRC के हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वो 5 पेपर कुछ और थे। वो 5 पेपर समझ लीजिए PRC और कैफ के 3 पेपर। कैफ की। तो वो मुझे याद है कि वो तो जी वो जो पेपर्स थे, वो एक शोर पड़ गया कि जनाब किसी बच्चों ने, 2 बच्चों ने हमारे स्कैंस हाँ जी में, हाँ जी हाँ जी 2 बच्चों ने पांचों ही पास कर लिए। तो सब लोग जो है वो देख रहे हैं, मैंने उसको पहली बार आपको देखा, और इस टैग के साथ कि जनाब ये कोई एक्सेप्शनल स्टूडेंट है हाँ। जिन्होंने 5 के 5 पेपर इकट्ठे पास किए हैं। और मैंने भी उस वक्त फास्ट ट्रैक ही ऑप्ट किया। अच्छा अच्छा। डन सर, आगे आप कंटिन्यू अच्छा करें। वो हमारा जो पूरी क्लास ही लग थी जिन्होंने फास्ट ट्रैक ऑप्ट किया हुआ था, उसमें काफ़ी बच्चे पास हुए थे, शायद 10 या 12 या 13 थे, लेकिन जिनके 5 थे वो मुझे याद है 2 ही थे। बाकी किसी के 3 पेपर थे, किसी के 4 पेपर थे। एग्जामिशन मिल जाती है आपको पता है प्रायर लर्निंग पे। तो बस फिर वहाँ से फिर अलग से आगे बढ़ते गए। सी इंटर हो गया, कैफ हो गया, कैफ के बाद फिर फर्म की भागदौड़ शुरू हुई। सर ये यहाँ पे आपको थोड़ा रुकना चाह रहा हूं। आपने, एक सवाल तो मेरा ये है कि आप मैट्रिक और FSC में कैसे स्टूडेंट थे, और क्या उसमें आपने बताया कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट थे और शुरू से ही पढ़ रहे थे, जो कि एकेडमिक्स में अच्छे थे, लेकिन फादर की जो कि डेथ हो गई आपकी मैट्रिक के बाद गालिबन फर्स्ट ईयर में, तो फिर कितना मुश्किल रहा उसको डील करना और साथ साथ पढ़ाई करना, थोड़ा सा इसके बारे में। मैट्रिक में ये था कि थोड़ा सा, चूंकि भाई जो मेरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मिर्ज़ा मोइनुद्दीन हसन, वो पढ़ते भी माशाल्लाह अच्छा थे और माशाल्लाह बहुत ज़हीन। तो वैसे तो मैं मुनासिब भी था, लेकिन भाई के मुकाबले में ज़रा उन्होंने एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया था। मैट्रिक में माशाल्लाह उस दौर में 90+% मार्क्स लिए थे भाई ने। तो उससे एक बहुत ज़्यादा था जी एक प्रेशर कि जी अब ये छोटा है तो ये भी ज़रा इसके मार्क्सदार है, होता है फैमिली में कि वालिदैन तो चाहते हैं कि उनके सारे बच्चे ये अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे लर्न बेंचमार्क लिखें। इतना बड़ा सेट हो जाता है कि उसको बीट करना जी बहुत जी ज़्यादा बीट मुश्किल करना होता मुश्किल होता है, और एक प्रेशर भी आप पे आ जाता है कि आपने इससे करीब करीब चलना है।
और इसको क्रॉस करना है, या क्रॉस करना तो खैर एक अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम वहाँ तक रहना है आपको। तो मैट्रिक तक थोड़ा सा इशू था कि मैं थोड़ा कैजुअल था, कैजुअल सेंस में पढ़ता तो था, लेकिन शायद जितना मेरे में पोटेंशियल था या जितनी मैं मेहनत कर सकता था उतनी मेहनत नहीं करता था। लेकिन पता नहीं क्या है, अल्लाह की तरफ से जैसे ही मैट्रिक पास हुआ, और मैट्रिक में अच्छे स्कोर थे, लेकिन भाई से काम थे ज़ाहिर है, और पोटेंशियल था, लेकिन सही ध्यान नहीं दिया। क्रिकेट का बहुत शौक था मुझे आज भी याद है कि मैं घर से भागता था कि बस क्रिकेट खेलनी है जाके ना। तो वो वालदा ने मुझे आ रहा है वो इतवार में तो सुबह घर में ताले लगा लेने कि जी मतलब वो चाहते हैं पढ़े, लेकिन हमारा था जी चाबी ढूंढने सुबह उठ के कि चाबी उन्होंने कहाँ रखी हुई है, ताले लगे हुए हैं, वो खोल के जाना है बाहर। तो इस किस्म की बड़ी शरारतें चलती नहीं हैं जब जब मैट्रिक कह लें आप, उससे पहले तो शौक बहुत था क्रिकेट का, मतलब बेइंतहा हद तक शौक था। मतलब मैं सीए फाइनल तक प्रॉपर क्रिकेट खेलता रहा हूँ। मतलब फिर मैं जब क्वालिफिकेशन के बाद भी आएंगे भी, उसके बाद मैं अपनी जो ऑफिस था उसकी हार्डवेयर की टीम में था। हम मतलब फिर वो उनके साथ खेलते रहे। तो सीए फाइनल तक तो क्वालिफाई होने से कुछ अर्सा पहले तक मैंने प्रॉपर अपनी हमारी टीम थी क्रिकेट खेली है मैंने, टेप बॉल। तो ओ, तो इतना शौक था कि जिसकी वजह से मैं ना पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा भागता था। लेकिन मैट्रिक के बाद पता नहीं कि अल्लाह की तरफ से शायद कुछ दोस्तों को देख के कंपटीशन के अंदर राइज हुआ, नहीं मेहनत करनी है, मार्क्स लेने हैं, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से। फिर जब फादर की डेथ हुई, फिर थोड़ा सा ये था कि ज़िंदगी में थोड़ा सा एहसास हो गया कि कुछ करना पड़ेगा। और उस टाइम पे मैं समझता हूँ मेरे भाई का बड़ा रोल था, क्योंकि जब किसी के भी सर से वालिद का साया चला जाए तो उसके बाद आप या तो बहुत ख़राब भी हो सकते हैं। ज़ाहिर है एक एक आपके ऊपर एक छत होती है, एक साया होता है वालिद का जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं माशरे से। वालदा का अलग रोल होता है फैमिली में, वालिद का अलग रोल होता है। तो उसके बाद यह है कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने ऐसे हालात रखे कि अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदार बना दिया और एक लेन में चीज़ डाल दी कि हमने पढ़ना है, हमने हमने पास करना है। तो भाई को ज़्यादा क्रेडिट है, चूँकि वो बड़ा था, उसने आगे चीज़ों को लेके चले। तो अल्लाह की तरफ से ना इंटरमीडिएट से कुछ जेन में आ गया था कि पढ़ना है बस। क्रिकेट भी चलती रही, लेकिन वो जो एक जुनून था वो काम हो गया। तो बस वहाँ से शुरू की। फिर इंटरमीडिएट में टॉप 10 में मुझे याद है मेरी पोजीशन आई। फिर लोअर बोर्ड में से मैंने किया था, तो लोअर बोर्ड ने एक, मुझे याद है वो एक शायद अभी भी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, वो अखबार में हमारा नाम आया कि इन लोगों ने ये टॉप 10 हर फील्ड के ये लोग हैं। फिर मुझे याद है लाहौर बोर्ड का मुझे वो स्कॉलरशिप भी मिलता था एक, वो होता है कि आपका जो टॉप 10 लोग होते हैं ना, टॉप 15 या टॉप 10, उनका ये होता है कि उनको जो भी इंटरमीडिएट के बाद वो अपनी एजुकेशन करेंगे ना, वो जितने साल की भी होगी उसकी बेसिस पे उनको एक एनुअली स्कॉलरशिप मिलता था, मेरिट बेस। कि आपने मतलब वो ये एक तो वो होता है ना कि जो आप खुद खुद करते हैं, अप्लाई करते हैं जी कि मुझे फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, ये मेरिट बेस था कि जो टॉप 10 15 है वो जो भी आगे परसू करेंगे कोर्स, उस पे एक क्राइटेरिया था कि एनुअली हम मैक्सिमम इतने पैसे आपकी आपकी उसमें देंगे। मुझे आज याद है उसका चेक आता था उस दौर में 2000, क्योंकि वो कैश नहीं देते, वो चेक ही देते थे। तो 2000 बात है ये 8 और 9 और इवन 10 की भी, मैं फाइनल में चला गया था 2009 में। तो तब भी वो ज़रा चूँकि पूरे सीए का मैंने उनको बताया हुआ था लॉर्ड बोर्ड को, तो उसका चेक आता था कॉलेज में, क्योंकि वो एस फी आता था, एस फी कॉन्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद वो फिर मेरी फ़ी में एडजस्ट करते थे, या फिर अगर मेरी फ़ी पे हो चुकी होती थी मुझे कॉलेज वाले रिम्बर्स करते थे। तो ये सिलसिला चला। फिर इतनी मेहनत की कि अल्लाह ताला ने इस तरह से उसमें कर दी। एफएससी की थी या नहीं आईकॉम? नहीं, मैंने आईकॉम किया था। अच्छा, आईकॉम आईकॉम भी इसलिए किया था क्योंकि एक चीज़ मैट्रिक में तैयार हुई थी कि मेडिकल में नहीं जाना, और उस टाइम पे ये था या तो कंप्यूटर साइंसेज में जाना है या ये बिजनेस स्टडीज एमबीए टाइप जाना है। इसलिए उसी टाइम पे एक मैट्रिक में डिसाइड हो गया था कि इस तरफ नहीं जाना। क्योंकि भाई ने एफएससी इंजीनियरिंग की हुई थी, तो उसका भी ये था कि ठीक है मेडिकल में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, इंजीनियरिंग में उसका ख्याल था कि नहीं आप ना जाओ, तो बिजनेस स्टडीज़ में रहो। उस दौर में बहुत काम था, उस दौर में मुझे ज़्यादा आईटी बहुत ज़्यादा चल रहा था आगे, और साथ एक कॉमर्स फील्ड काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे गुरुकारी थी, जिसमें एमबीए भी था, बीबीएस भी थे। इवन ये भी था कि बाहर जाके आप एजुकेशन ले लें ग्रेजुएशन के बाद या इंटरमीडिएट के बाद। तो इसी सोच के साथ फिर मैंने ये आईकॉम किया। जबरदस्त सर। अच्छा, आप जब कैफ लेवल में पहले तो स्टेट अटेम्प्ट 5 पेपर ही पास कर दी ना,
उसके बाद फिर बाद में कोई फेलियर हुआ या फिर स्टेट पास होते? नहीं, उसमें ये है कि मैंने जो सीए शुरू किया था वो 2000 तकरीबन 7 में किया था, और क्वालिफाई मैंने किया 2012 में। उसमें यह है कि 2009 में शायद सी इंटर हुआ था मेरा, और उसके बाद फिर फाइनल लेवल पे आ गए। फाइनल लेवल पे यह है कि अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि स्टार्ट किया, क्या कहते हैं उसका, पहले तो आपको पता मॉड्यूल ईएफ होता था, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं थी। उसमें तो ये था कि आपने चारों देने। तो मॉड्यूल ई के पेपर दिए, वो पास हो गए। और एफ में ये था कि एफ में आके, चूंकि आपको याद होगा हमारे दौर में जब मॉड्यूलर सिस्टम था तो ई वाज कंसिडर्ड टफर देन मॉड्यूल एफ, क्योंकि उसमें ये था कि एडवांस रिपोर्टिंग था, आईटी था। अब तो खैर आईटी की मैं आपको स्टोरी बताऊंगा अभी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं क्लास में बताता हूँ। आईटी था, उसके अलावा कंपनी लॉ था, उसके अलावा चौथा पेपर था ये वाला, ये जो एस पी एम, ये जो बी एम, जो हम बी एम कहते थे, बिजनेस मैनेजमेंट, ये जो अब एस पी एम है। तो वो मुश्किल था एज कम्पेयर टू एफ। एफ में चूंकि सिलेबस भी थोड़ा सा कम था, और वो था, क्या कहते हैं, सिलेबस भी कम था, सब्जेक्ट भी ऐसे थे जिनको रिलेटिवली पास करना आसान था। आईटी की मैं आपको बात बता रहा था, आईटी में क्या हुआ, मैंने सीए शुरू किया तो मॉड्यूल शुरू ही किया तो साथ ही पहले ना मॉड्यूल बी में आईटी भी होता होगा, शायद आपको पता था, आईटी होता था। तो मॉड्यूल बी में आए तो आईटी ख़त्म हो गया, वो चला गया डी में। मेरी पता नहीं क्या बात है, आईटी एज एप्लीकेशन तो मुझे बड़ा शौक है, लेकिन पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है आईटी, और लिखना फिर। तो मैंने शुक्र अदा किया अल्लाह का, यार शुक्र है ये चला गया। तो उस टाइम पे वो था जी, अभी डी में गया, फिर क्या बातें चली थी कि यहाँ से भी खत्म हो जाएगा। मैं कहा ठीक है, अभी जब डी में पहुंचेंगे तब अल्लाह के लिए खत्म हो जाए। डी में गए, बड़े मुश्किल से आईटी दिया, पास किया, बड़े मुश्किल से याद किया। अच्छा, वो जैसे ही मॉड्यूल में ई में गए तो आई के अपने मेरे पास होने के बाद ही आईटी खत्म कर दी। अच्छा मैंने, अच्छा पहले ना फाइनल में आईटी नहीं होता था, तो वो उसने आई के अपने बी से खत्म करके डी में ले गए, फिर फाइनल में ले गए। अब मैं फाइनल में गया, फिर आईटी। अब फिर वही क्या करें, फिर हमारे टीचर हैं, आपको बड़े पुराने टीचर हैं, मेरे भाई के भी हैं, आपने भी शायद उनसे पढ़ा हो, खाजम कार साहब हैं। मैं उनके पास चला गया, मैं कहा सर क्लासें तो मैं नहीं पढ़ सकता, आपको बताएं। तो उन्होंने कहा जी मेरा ना कोई वो चल रहा है, कोई मैं करवाता हूँ एक ना आईटी का और बीएम का कोई करवाता हूँ, वो शॉर्ट स्क्रैच बैच भी करवाता हूँ। मैं कहा ये मेरे लिए है, ये बताया। मैं कहा मैं इतने पढ़ नहीं सकता, मैं कहा मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ तो मुझे आता है, बस आप मुझे गाइड कर दें। उनसे जाके क्रैश बैच पढ़ा, वो पास किया, मतलब ई पास किया, फिर क्वालिफाई हुआ 2012 में। 2012 में मैंने क्वालिफाई किया। तो 2000, तो उसकी सुना को 2 साल बाद आ गया, हमने मॉड्यूल ई से भी क्या कर दिया, आईटी खत्म कर दिया। फिर आईटी आ गया इधर एएफसी के अंदर, ई से भी खत्म हो गया, एएफसी भी आ गया। और आज 2024 में हम जहाँ बैठे हुए हैं, आज आईटी का पेपर हमारे किसी भी किसी भी पेपर में नहीं गए। तो 2012 में क्वालिफाई किया था। हाँ, इसके साथ एक और चीज़ की मैंने, आर्टिकल, जब आर्टिकल का थोड़ा सा मैं बता। जी, मैं आर्टिकल का ही पूछने लगा था आपसे कि जब कैफ पास किया तो आर्टिकल ढूंढने में कोई मुश्किल पेश आई या आपको इजीली मिल गए, भाई थे, कोई रेफरेंस लगा? आर्टिकल का थोड़ा सा ये सिचुएशन हुई कि मैंने 2009 में मेरे मैंने 2009 के शुरू में शायद आर्टिकल स्टार्ट हुए थे। जैसे आर्टिकल स्टार्ट हुए, उससे पहले उस दौर में कोई आप सर्च भी कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, जैसे आज हालात हैं, पिछले 2 साल से पाकिस्तान में फाइनेंशियली चीज़ें डिप्रेस हुई हुई हैं, महंगाई है और सारा। 2008 9 10 लाहौर में आपको पता ही होगा, हर महीने में 4 दिन बाद, महीने में 7 दिन बाद माल रोड पे धमाका हो रहा है, आपने अगर वो टाइम याद हो। और उसी में ये मुशर्रफ है, बहुत की मुशर्रफ के दौर के बाद ये पार्टी का भी दौर चेंज हुआ था, वो बेनजीर की भी असैसिनेशन हुई थी, उनकी भी। तो उस टाइम पे इतने मुल्क में फाइनेंशियल टर्माइल था कि मैंने, मुझे याद है जब हुआ तो उस टाइम पे जो टॉप फर्म्स थी, मैं कोई जान के नाम नहीं ले रहा, जो टॉप फर्म्स थी उन्होंने 7 7 8 8 बच्चे, बिग फोर जो उस दौर में बिग फोर ने, वो 7 7 8 8 बच्चे मतलब टॉप 2 ने रखे। और जो एक दौर में 50, मतलब उससे आप 6 महीने साल पहले चले जाएं तो 50 50 बच्चे क्या करते थे, इंडा करते थे। तो अचानक एक सेटबैक आया कि ये क्या हो गया, मतलब पास भी जल्दी किया है, सारे स्कोर भी हमारी ठीक है, बारी यही तो एक हमारी हमारी बारी आई तो मुल्क के हालात खराब हो गए हैं।
तो मैं लेकिन मैं मेरा ये मतलब तब तो नहीं था यकीन, तब एज भी बहुत कम थी। आप कितने साल के होंगे, मतलब 20 साल के होंगे आप, मतलब 18 को साल में आपका इंटरमीडिएट होता है, 20 साल के होंगे तो 19 20 साल के। तो उस टाइम नहीं आपको, चूँकि यकीन नहीं होता आपका, अल्लाह पे एतमाद वक्त के साथ बढ़ता है, आप बच्चे होते हैं, आप ज़िंदगी में हालात आपको सिखाते हैं चीज़ें। तो मैंने कहा ये तो ज़िंदगी ख़त्म होने लगी है, ये तो अगर अच्छी फॉर्म में ना हुआ, चूँकि सुनने में आया था जी हर फॉर्म बच्चे काम रखेगी, लेकिन समहाउ जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मैंने कोशिश की, बिग फोर में मेरी शुक्र है इंडक्शन होगी, लेकिन उस फार्म में नहीं हुई जिस फार्म में मेरे भाई की थी। चूँकि उस टाइम पे ये था कि उस टाइम पे उस फार्म की पॉलिसी ये थी कि दो भाई एक ग्रुप में नहीं, मतलब एक ब्लड रिलेशन एक ग्रुप में ट्रेनिंग नहीं कर सकते। तो जिस ग्रुप में स्कोप था इंडक्शन का उसमें भाई था, और दूसरे ग्रुप में ज़रा इंडक्शन हो चुकी थी, तो वो थोड़ा सा एक वो सिलसिला नहीं बन पाया अल्लाह की तरफ से। तो बहरहाल उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है बिग फोर में इंडक्शन हो गई। इंडक्शन हुई तो सी इंटर हुआ था। सी इंटर जब बच्चे का कैप हुआ था वो तो ज़रा एक अचीवमेंट होती है आपके लिए कि आपने एक 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 लेवल आके वो पास कर लिया। और कॉलेज में इतने बच्चे होते हैं, उसमें से जी ये वो हैं जिन्होंने कैफ या सी इंटर पास किया हुआ है। तो आप हवा में होते हैं, आप पकड़े नहीं जा रहे होते, आप कहते हैं ठीक है जी आप कौन है, मतलब मेरे से बेहतर कौन है। वो फॉर्म में गए, वहाँ पता चला यहाँ पे तो सी इंटर की सेल लगी हुई है, हर बंदा वहाँ पे लगता है मेरे से हल्का कौन है, मतलब वो वहाँ पे देखना पड़ता है कि आपसे हल्का, बाकी आपसे मतलब अब टाइम जूनियर होते हैं ना, सबसे नीचे वाले आप आपसे होते हैं। नीचे कौन है, आपसे नीचे तो फिर पहले वो स्टाफ ही होता है, अटेंडेंट ही होते होंगे शायद। तो मैंने कहा यहाँ तो सेल लगी हुई है, हर बंदा सी इंटर है, किसी के 4 पास है, कोई क्वालिफाई होने वाला है, किसी के 6 पास है, किसी के 2 पास है, किसी की अटैम्प्ट आ गई है। तो वहाँ जाके थोड़ी सी रियलाइजेशन हुई कि यार नहीं, ये तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो क्वालिफाई करना पड़ेगा, वरना ये तो बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ से थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि नहीं ये तो आप तो क्वालिफाई भी करना है और टाइम पे करना है। तो बस क्लासेस शुरू की, तब तो आपको पता है क्लासेस फिजिकल होती थी। अब 6, 6:30, 7 में क्लासेस स्टार्ट होती थी। सारी क्लासें मैंने नहीं पढ़ी, मेनली जो न्यूमेरिक पेपर थे, एडवांस अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्लास पढ़ी, बीएफडी क्लास पढ़ी, ऑडिट की पढ़ी, ऑडिट की कुछ पार्शल पढ़ी, टैक्सेशन की पढ़ी क्लास। तो इस तरह से करके पेपर पास किए। फिर बीच में चूँकि भाई भी फार्म में आगे प्रोग्रेस कर रहे थे, तो पता चला जी कि ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं और भाई दोनों हम इंटरमीडिएट से आगे सीए में आए हुए थे। तो भाई ने भी मतलब आर्टिकल, चूँकि उसके तो पहले आर्टिकल स्टार्ट हो चुके थे, तो उसने ग्रेजुएशन बीए कर लिया था। तो मैंने कहा कि मैं भी सारा कर लेता हूँ। तो मुझे आज भी याद है कि इधर आर्टिकल स्टार्ट हुए थे, तो उस वक्त अटैम्प्ट होती थी पहली 1.5 साल बाद, या अगर आपकी रजिस्ट्रेशन कोई महीना 2 महीना वो जो डेट हमारी होती है पेपर्स कुछ लेट हो गया तो फिर 2 साल बाद। तो मेरी अटैम्प्ट बनी थी 2 साल बाद, चूँकि रजिस्ट्रेशन ऐसे हुई थी कि वो महीना गुजर गया था लेट, तो अटैम्प्ट वो दिसंबर और जून का अगर 2 दिन भी ऊपर हो गया 2 दिन भी ऊपर हो गया। आपको बताओ फर्स्ट 2 दिसंबर और फर्स्ट 2 जून होता है, उससे अगर आप लेट हो गए चाहे 2 दिन हो जाए, तो आपकी टाइम तो आपका काउंट होता है, लेकिन आपकी वो जो है वो अटैम्प्ट आपकी वो लेट होती है। तो मैंने फिर उसी में ही बीए किया। बीए ऐसे किया कि बस सब्जेक्ट सोचे पहले कि कौन से रखें, जो कि हम लोग ट्रेनिंग भी करनी है, अपनी मॉड्यूल ई की क्लासेस भी पढ़नी है और साथ इसमें भी टाइम निकालना है। तो फिर सोच के कुछ तो पेपर मैंडेटरी थे, इंग्लिश का था और इस तरह से शायद तो पाक स्टडीज़ का था और इस्लामियात का था, ये तो मैंडेटरी थे, ये तो आपको देने थे। उसके बाद जो बाकी पेपर थे मैंने एक रखा स्टैट्स, क्योंकि वो सी में पढ़ा हुआ था, पता था। एक रखा इकनॉमिक्स, और एक फिर सारी ऑप्शन में से बड़े अजीब से सब्जेक्ट भी थे। पंजाबी का पेपर था, एक कोई फारसी का भी था। मैं कहा ये कैसे पढ़ेंगे, फिर मैंने उसमें से रखा एक जनरलिज्म, और मैंने ये सारे पेपर इंग्लिश में रखे, क्योंकि बीए में तब ऑप्शन होती थी कि आप ये उर्दू में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी। तो स्टैट्स, इकनॉमिक्स और जर्नलिज्म, ये तीनों मैंने इंग्लिश में रखे। और फिर चूँकि मेरे लिए इंग्लिश में पढ़ना और लिखना आसान था, चूँकि उर्दू के लफ्ज़ इतने मुश्किल होते हैं जो कि आप याद के आप बोल नहीं सकते। मुझे आज भी याद है, उससे बात निकल आई, मैंने नया नया सीए शुरू किया, मेरी आंटी हैं, खाला ही आप समझ लें। तो
उन्होंने कि अपने दौर में इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ था ग्रेजुएशन में, उनको पता चल गया जी मैंने ये शुरू किया और मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, वालदा ने बता दिया। उन्होंने कहा जी इधर आओ जी, तुमने वो लॉ पढ़ा है, कानून पढ़ा है? मैं कहा हाँ, मैंने तो इकोनॉमिक्स के सारे लॉ पढ़ लिए हैं। उन्होंने कहा तुमने ये पढ़ा है? उन्हें नाम लिया, मैं 2 मिनट सोचता रहा कौन सा है वो, असल में कौन सा था, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। उसका उर्दू में पता नाम क्या है? कानून तकलील अफादा मुख्ततम, कानून तकलील अफादा मुख्ततम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, ऐसा कोई इंग्लिश में था उसका नाम। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो मुख्ततम लिखते लिखते मुझे 2 मिनट लग जाएंगे उर्दू में। तो मुझे वो वाली बात याद थी कि ये इकोनॉमिक्स ना उर्दू में नहीं रखनी। तो वो सोचते हुए मैंने फिर सारे जो पेपर थे वो इंग्लिश में रखे। फॉर्म में अपने सीनियर और कुछ लीव लेकर उनसे बताकर कि मैंने पेपर देने हैं, तो लीव लेके मैं जाता था। सिर्फ पेपर की लीव मिली थी। पेपर की लीव भी कैसी थी कि बस अगर दोपहर का पेपर है तो फिर ठीक है छुट्टी है, अगर सुबह का पेपर है तो पेपर देके फॉर्म आ जाओ। तो इस तरह से छुट्टी करके पेपर दिए और अल्हम्दुलिल्लाह बीए भी पास कर लिए। तो मकसद सिर्फ यही था कि अगर पाकिस्तान से बाहर आपको पता है जाना अगर, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर जब आप जाते हैं, जैसे ख़ास तौर पे गल्फ़ है, दुबई वगैरह का एरिया या सऊदी अरब का, तो यहाँ पे वो बड़ा इशू आ रहा था कि आपके पास चूँकि जो इंटरमीडिएट से लोग आए होते हैं सीए करने, उनके पास ग्रेजुएशन नहीं होती। तो बस उस सोच को लेते हुए साथ बीए भी कर लिया। तो और अल्हम्दुलिल्लाह आर्टिकल्स ख़त्म होने से तकरीबन कोई 8-9 महीने पहले मैंने सीए क्वालिफाई कर लिया था। मैं आज भी बताता हूँ, फ़ख्र से बताता हूँ कि जब मैंने आर्टिकल स्टार्ट किए थे तो 2000 रुपये पहला स्टाइपेंड था, वो जो शुरू के 2-4 महीने आपकी रजिस्ट्रेशन से पहले आपको मिलता है, अनऑफिशियल होता है वो 2000 था। फिर आर्टिकल स्टार्ट हुए तो 6500 हो गया पर मंथ, वो सी एंटर का होता था। उसके बाद मॉड्यूल ई पास किया तो 10,000 हो गया। आज भी याद है, आज 24 में भी याद है मुझे, 2024 में भी याद है कि 10,000 हो गया। फिर जून का महीना बीच में शायद आया, आई कैब ने कहा जी नहीं ये महंगाई हो गई है, तो अब जिनका मॉड्यूल ई पास है उनका 10,000 नहीं 11,000 होगा। फिर क्वालिफाई जब किया तो मुझे याद है आखिरी 8-9 महीने जितने भी थे 30,000 रुपये स्टाइपेंड हो गया, जो कि मैंने फिर जब तक आर्टिकल ख़त्म नहीं हुए फिर मैंने तकरीबन 30,000 रुपये पर मंथ मेरा स्टाइपेंड होता था, जो कि आज शायद क्वालिफाइड का विद इन आर्टिकल शायद 70-80 हज़ार रुपये शायद आज है। तो वो भी 2,000 से फिर 30,000 और फिर आगे का सफ़र। तो ये जो आपकी चीज़ें ये नहीं भूलती, ये अल्लाह का, यही हमारा अल्लाह, ये चीज़ें हमें अल्लाह पे यकीन करना या इत्तेकाद बढ़ाती हैं कि हम कहाँ से शुरू हुए थे। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने इतने वसाइल दिए हुए हैं कि ज़िंदा हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बच्चे भी हैं, फैमिली भी है। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, शायद जितना सोचा अल्लाह ने उससे ज़्यादा दिया। और आज भी मैं बताता हूँ कि ये जो मेरा जो 2,000 रुपये था पहला स्टाइपेंड फार्म के अंदर, और मेरा आखिरी स्टाइपेंड था वो 30,000 रुपये था। जबरदस्त। नहीं सर, कुछ मिथ्स है जनरली सीए के बारे में कही जाती है, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि गर्ल्स को सीए में नहीं आना चाहिए। क्या कहते हैं इस पर? देखिए मैं भी कुछ अर्सा पहले स्टैट्स देख रहा था, आई कैप ने इशू किए थे कि पिछले शायद 6-7-8 साल में काफ़ी ज़्यादा वो इंक्रीज़ हुआ है फीमेल स्टूडेंट्स की जो इनपुट है हमारे फील्ड में। तो मेरा तो इसमें ये ख्याल है कि देखें अल्लाह ताला ने हमें बनाया है और सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी एक राइट होना चाहिए। शायद 6-7-8 साल से पहले जब हम भी थे तब भी फीमेल्स तो थी, लेकिन ज़रा शायद प्रपोर्शन कम था। उसकी शायद वजह यही है कि शायद सीए को बहुत मुश्किल समझा जाता है, इसलिए नए बच्चे आते हैं ज्वाइन करने, या शायद ये वजह है कि इसको प्योर नंबर बेस समझा जाता है। हालांकि प्योर नंबर बेस नहीं है, ये सारे पेपर न्यूमेरिकल नहीं हैं, कुछ थ्योरेटिकल ही हैं, कुछ न्यूमेरिकल हैं, कुछ मिक्स भी हैं। इवन टैक्सेशन भी है, मिक्स है, थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, एमएफए है, मिक्स है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो शायद ये सोच के या सुन के शायद नहीं आते, और शायद अवेयरनेस भी कम है हमारी। मुझे याद है जब हम जब छोटे होते हैं और हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो शायद आज की जनरेशन में के पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं, और जिसमें शायद एक ऑप्शन सीए भी बन जाए या बन चुकी है। तो ये वजह है
कि शायद फीमेल नहीं आती, लेकिन मैं तो मेरे तो इसमें बड़ा बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि बिल्कुल आना चाहिए। और ये बिल्कुल ऐसे फील्ड नहीं है कि जिसमें फ़ीमेल अपना रोल प्ले नहीं कर सकती, उनका भी अपना एक रोल है और वो बिल्कुल यहाँ पे आके एजुकेशन कर सकती हैं और क्वालिफाई कर सकती हैं। मेरे साथ खुद इतनी हमारी बैचमेट थी जो कि क्वालिफाई कर गई, फिर इतनी मेरी अपनी स्टूडेंट्स हैं फीमेल जो कि आज माशाल्लाह क्वालिफाई कर चुकी हैं और यूके में भी हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, दुबई में भी हैं, पाकिस्तान में भी जॉब कर रही हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। शायद अवेयरनेस कम है, मुझे लगता है अवेयरनेस कम है, या शायद हमने इसको इस तरह से किया हुआ है कि नंबर्स है, क्योंकि जनरली देखा गया है, एक देखा जाता है, एक सुना है कि शायद फीमेल्स का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता नंबर में। मैं एग्री नहीं करता, पर एक सुनी हुई बात है कि शायद शायद उनका इंटरेस्ट कम होता है, तो मैथ वगैरह में जैसे, तो इस वजह से शायद कम आती है। लेकिन आज हमारी क्लासों में भी अच्छा खासा प्रपोर्शन होता है जो कि फीमेल्स का है, और बड़ी अच्छी बात है। माशाल्लाह ये बच्चे बच्ची हैं जो कि आगे चलेंगे, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, अपने पेरेंट्स का सहारा बनेंगे, अपने लिए अच्छा 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 करियर को परसू करेंगे। तो बिल्कुल अच्छा सर, एक मिथ ये है कि जनाब सीए बहुत मुश्किल है। आपने जैसे अपना बताया, आपने तो जनाब सीए को फारिग कर दिया है। जो फारिग तो ना गए, बड़ी मेहनत की है। सर मेहनत तो की है, लेकिन जैसे विद इन आर्टिकल क्वालिफाई करने से तो ऐसे लगता है ना कि आपने सीए को ये नहीं पकड़ के साइड पे नहीं कर नहीं, दिया। क्या वाकई सीए मुश्किल है? मैं बताता हूँ आपको। मैंने बहुत मेहनत की है, और ज़ाहिर है वो जो लोग भी क्वालिफाई करते हैं वो मेहनत करके ही क्वालिफाई करते हैं, लेकिन वो मेहनत उसका नज़र किसी को नहीं आती ना। आप तो बस किसी बंदे को देखते हैं जी वो क्वालिफाइड है, गाड़ी पे आ रहा है और बस ठीक है जी, सब आसानी है, ऐसा नहीं है। मेहनत जो जिन्होंने भी क्वालिफाई आज तक किया हुआ है, जितने भी लोग हैं पूरे पाकिस्तान में सीएस, सब ने मेहनत की हुई है। मेरी मेरी मेहनत का इशू ये था कि मुझे ना रट्टा नहीं लगता था मुझे, मतलब हम तो उस दौर में पास हुए हैं, हमने तो ऐसा सीए किया हुआ है जिसमें आपने पूरा मॉड्यूल ही देना है, देयर इज नो ऑप्शन। आज बच्चा कहता है जी कि मुझे 2 छुट्टियाँ होनी चाहिए, 3 छुट्टियाँ होनी चाहिए। डर है वाकई, साथ साथ कुछ चीज़ों में आसानियाँ भी हैं, मुश्किल भी हैं, लेकिन जब मैंने था पूरा मॉड्यूल देना है आपने, देयर इज नो ऑप्शन। अगर 3 पेपर है तो तीनों देने, 4 है तो चारों देने। मॉड्यूल डी के 4 पेपर होते थे, ईएफ के 4 पेपर थे, चारों देने, देयर इज नो ऑप्शन। छुट्टी भी कोई नहीं होती थी, कंसेक्टिव पेपर, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, कोई छुट्टी नहीं। और रटाई लगता था, मुझे याद है कि मैं वो एक आदत पड़ी हुई थी बचपन से कि चल के याद करूँगा तो याद रहेगा, एक साइकी बनी हुई थी, तो चल के याद करता था, पैरों में छाले पड़ जाते थे। मुझे आज भी याद है, मेरा जो समलाबाद में घर है वहाँ पर हमारे ड्राइंग रूम में कारपेट था, तो वो ड्राइंग रूम पूरा मेरे पास होता था, तो मैं उधर ही होता था पेपर्स के दौर में टाइम पे, तो वो चल के पैरों में छाले पड़ जाते थे। फिर वो वालदा ने पैर पे वो जो ऑयल लगाना, छाले पड़ जाते, फिर जराब सॉक्स पहन के फिरना ऑयल लगा के थोड़ा सा वो जलन का फील हो, या वो उसमें कोई ब्लड वगैरह ना निकले। तो ऐसी ऐसी मेहनत की हुई है। लेकिन पॉइंट सिर्फ यही है कि मुश्किल इस सेंस में है कि अगर हम इसको समझ लेना, एक लफ्ज़ होता है हम पढ़ते हैं जैसे ऑडिट में भी, या और एथिक्स और तकरीबन हर पेपर में ही है, ड्यू केयर। ड्यू का मतलब है रिक्वायर्ड केयर। तो यहाँ पे एक ड्यू इनपुट है, एक रिक्वायर्ड इनपुट है। रिक्वायर्ड इनपुट अगर आप दे देते हैं तो उसमें आप पास कर सकते हैं। हम शायद कई बच्चे बेचारे ऐसे भी होते हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। आई वॉज लकी इनफ कि मेरे पास, मैं खुद आज भी अपने स्टूडेंट्स को बहुत गाइड करता हूँ। उसकी वजह ये है कि मुझे पता है कि गाइडेंस से कितने फ़ायदे हैं। आई वॉज लकी इनफ कि मेरे पास मेरे भाई की शक्ल में गाइडेंस थी। वो एक सिस्टम से गुजर रहा था, उसको पता था भाई को क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या करोगे तो पास होगे, क्या नहीं करोगे तो नहीं पास होगे। इसी वजह से आपको अगर ये चीज़ें पता चल जाए जल्दी और आप उन पर उसको अप्लाई कर लें तो काफ़ी आसानी हो जाती है। तो इस वजह से मेहनत तो है, लेकिन अगर आप ये समझ जाएं कि कितनी मेहनत है, आपको डेली बेसिस पे करना है, आपको अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करना है। बस आप अपनी ज़िंदगी में अपने रूटीन के काम भी करें, अपनी सारी इस्लामिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप बिल्कुल निभाएं, आपके फ़र्ज़ हैं। आप अपने बाकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाएं जो आप पे फ़र्ज़ है सारी, लेकिन प्रायोरिटाइज़ करें। आज का काम आज पढ़ना है, ये नहीं करना कि पढ़ाई छोड़ के आप बाकी काम में निकल जाएँ। तो अगर आप ये प्रायोरिटाइज़ करते हैं तो, और इधर ज़िंदगी में थोड़ी सी दुआएं भी होनी चाहिए, बड़ों की दुआएं, लोगों की दुआएं, अल्लाह का करम, तो एक कम्बिनेशन है जिससे आप पास कर सकते हैं। लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ अनफॉर्चुनेटली बेचारे बच्चे जिनमें मैं देखता हूँ पोटेंशियल है, वो पास भी कर सकते हैं
उनको पास करना चाहिए, लेकिन सिर्फ सिर्फ गाइडेंस ना होने की वजह से बेचारे वो फेल हो जाते हैं, या वो फिर शायद इसी सिचुएशन में होता है कि उनसे पास, उनको लगता है कि वो पास नहीं कर पाएंगे। ध्यान सर। अच्छा, आपने क्वालिफाई किया, उसके बाद इंडस्ट्री में जॉब की? मैंने मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आर्टिकल ख़त्म होने से पहले मेरी जॉब हो चुकी थी, क्योंकि वो क्वालिफाई में तो हो चुका था। आपने अपना वो जो ट्रेनिंग का टाइम है वो कंप्लीट करना होता है, तो वो 8 को महीने रहते थे। तो उसी दौरान क्वालिफाई करने के और आर्टिकल ख़त्म होने के दौरान, क्योंकि वो पीरियड आपको पता है कंप्लीट करना होता है ट्रेनिंग का, तो मैंने कुछ अप्लाई वगैरह किया। तो मुझे ट्रेनिंग ख़त्म होने से पहले ही ना मुझे जॉब वगैरह हो चुकी थी, ऑफर लेटर आ चुका था, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन ज़ाहिर है ज्वाइन मैंने करना था अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। तो इधर मैं फॉर्म का आखिरी दिन था, अगले दिन मैं अपने ऑफिस चला गया था। तो बिल्कुल वेरी फर्स्ट डे अल्लाह का शुक्र है कि जॉब स्टार्ट कर दी, इंडस्ट्री में स्टार्ट की, एज मैनेजर स्टार्ट की अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में। और 2012 में मैं क्वालिफाई हुआ था, और फिर 2013 के शुरू मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी। तकरीबन 7 साल मैंने इंडस्ट्री में जॉब की। अच्छा, कब आप जब आप मतलब डेवो के एज जनरल मैनेजर आप काम कर रहे थे, वहां पर भी साथ काम कर रहे थे, साथ साथ टीच भी कर रहे थे? शुरू में मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी 2000 बिल्कुल 2014 के एंड पे। 12 में क्वालिफाई हुआ था, 2014 के एंड पे, 15 के स्टार्ट में। तो तकरीबन मुझे 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं पढ़ाते हुए, तकरीबन 10 साल ही कर लें आप। तो 14 के एंड में कह लेना मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो उसमें ये था कि बस शुरू में एक सब्जेक्ट के साथ मैंने पढ़ाना शुरू किया। जॉब में करता था, क्योंकि जॉब के साथ फिर आप टाइम नहीं निकाल सकते थे। तो वहाँ पे था कि तकरीबन 2.5-2 साल जॉब करते हुए हो गए थे, कंपनी के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी, और एक ट्रस्ट होता है एम्प्लॉयर का, वो ट्रस्ट डेवलप हो चुका था। ईआरपी मैंने, मुझे याद है उस कंपनी में ईआर जाती ही हमारी पहली असाइनमेंट थी कि ईआरपी इम्प्लीमेंट करना है। तो ईआरपी मैंने इम्प्लीमेंट हमने करवाया था। तो एक ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा हमारी टीम के साथ में डेवलप हो चुका था। कई कई ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस हमने स्ट्रीमलाइन किए थे, जिससे जिससे काफ़ी मिलियंस ऑफ रुपीज़ में कंपनी को सेविंग हो रही थी। तो एक ट्रस्ट आपका ना एम्प्लॉय के साथ बन जाता है। तो वो ट्रस्ट था, तो मैंने उनको बता के जी कि मेरा टीचिंग का बहुत शौक़ है, और आपने 2 साल मुझे बड़ा इंगेज करके रखा है, और 1.5 साल मतलब मुझे याद है पहला जो रमज़ान था, मुझे याद है जब जॉब स्टार्ट हुई थी, तो अब ईआरपी हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी, पुराने सिस्टम को हम ख़त्म कर रहे थे, नया सिस्टम ला रहे थे। तो मुझे याद है कि रमज़ान में हमारी ऑफिशियल टाइमिंग थी ऑफिस की शायद सुबह 8 से 3 बजे तक, और पूरा रमज़ान आखिरी रोज़े तक, ईद के दिन से पहले मुझे याद है मैं सुबह जाता था 8 बजे और शाम को 8 बजे आता था, शायद मतलब 7 बजे या 7:30, मतलब अफ्तार करके और तरावी से पहले मैं घर पहुंचता था। तरावी से आधे घंटा पहले, आप समझ लें। तो ये रूटीन रही है, फुल हेक्टिक, संडेज भी ऑन, क्योंकि वो एक सिस्टम था, पुराने सिस्टम को ख़त्म करना, फिर नए सिस्टम पे लेकर आना, फिर उसको आपको पता है ईआरपी में कुछ ऐसा पैरेलल भी चलाना होता है कि नया सिस्टम से जो सारी रिपोर्टिंग है वो ठीक आ रही कि नहीं आ रही। तो उनसे बात करके फिर मैंने फिर एक सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया, इंट्रो टू काउंटिंग। तब इंट्रो टू काउंटिंग होता था, इसमें कैफ में होता था, कैफ 1 नाम था इसका पहले, तो वो पढ़ाना शुरू किया था। फिर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता 1-2 सब्जेक्ट बढ़ा लिया, फिर 1 पढ़ा लिया, फिर साथ ही मैंने शुरू कर दिया CFA 1, एडवांस अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। शुरू में तो कुछ एक आधा सेशन मैंने प्रैक्टिस सेशन करवाए, तो उससे थोड़ा सा फ़ायदा हुआ कि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला कि ठीक है मैं इस सब्जेक्ट को करवा सकता हूँ। चूँकि CFA 1 का जो पेपर है एडवांस अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ऑफ आई कैप। तो वो थोड़ा सा पहले मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस सेशन करवाया ताकि मैं थोड़ी सी इसकी ग्रिप बन जाए। उसके बाद फिर फाइनल में CFA 1 पढ़ना शुरू कर दिया, और साथ नीचे इंट्रो टू काउंटिंग, FA 1, FA 2, इस तरह के कम्बिनेशन, फिर ऐसे ऐसा CMAC में भी आ गए। तो ये शुरू किया साथ साथ, जॉब साथ चल रही थी। जॉब साथ साथ चल रही थी। फिर एक टाइम आया जब आपने जॉब छोड़ दी, एक इतनी अच्छी पोस्ट और एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, उसको छोड़ के आप फुल टाइम टीचिंग में आ गए। जबकि जनरली लोग ये कहते हैं कि जी फुल टाइम टीचिंग में ना हो, बल्कि साथ जॉब के साथ थोड़ी थोड़ी टीचिंग करो। लेकिन आपने इसके बिल्कुल बरक्स ये किया कि आप जॉब छोड़ के फुल टाइम टीचिंग में आ गए। क्या पैशनेट बहुत ज़्यादा थे या अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल गई? नहीं, अपॉर्चुनिटी तो खैर उस तरह से नहीं बहुत ज़्यादा थी, उस तरह से एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था। वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मेरा पैकेज था। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है
टीचिंग वही करता है, इसको शौक है। मैं जितने भी लोग हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, अपनी नहीं बात कर रहा। जो भी मेनली टीचिंग कर रहे हैं, जो ज़्यादा सब्जेक्ट या ज़्यादा आर्ट्स पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा आर्ट या ज़्यादा सब्जेक्ट, मैं नहीं समझता कोई पैसों के लिए पढ़ाता हो। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूँ। मुझे पता है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेन जिससे आप गुजरते हैं। और अभी भी मैं आपके पास जब आया हूँ तो मैं सुबह से पढ़ा रहा था, और अभी डायरेक्ट आपके पास आया हूँ, और अभी रात का वक्त है। ठीक है कि नहीं? ज़रा है, अभी तो रिकॉर्डिंग में तो टाइम नहीं पता चलता है, लेकिन रात का वक्त है। तो सेशन ख़त्म हो रहे हैं। एक जिम्मेदारी, एक टीचिंग एक जिम्मेदारी है असल में। और शौक के साथ ही आप पढ़ा सकते हैं। शौक के साथ, अगर आप शौक के बगैर अगर आप पढ़ाएंगे ना, तो मेरा ख्याल है शायद 6 महीने, शायद साल, उसके बाद आप छोड़ देंगे पढ़ाना। लेकिन ये शौक ही है, जो जो शौक है बच्चों का, एज टीचर आपको अप्रिशिएट करना, यही वजह कि आपको ये और पढ़ाने पे मजबूर करता है। ये मेन वजह पैशन था। मेन वजह पैशन था, जिसको जिसको देख के मैं आया। शायद मुझे अब ज़्यादा पूरे पूरे पाकिस्तान का तो नहीं पता। शायद मैं उन कम लोगों में से हूँगा जो कि इतने साल इंडस्ट्री में जॉब की। कुछ लोग होते हैं साल जॉब करते हैं, 1.5 साल करते हैं, 2 साल करते हैं, फिर टीचिंग में मेनली आ जाते हैं। तो मैंने 7 साल जॉब की इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में जितना अरसा आपने जॉब किया ना, उतनी मेहनत करने के बाद अब तो लोग बैठ के आराम से एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो हार्ड टाइम तो गुजार लिया होता है। और आपने उसके बाद टीचिंग में आए, और फिर टीचिंग तो एक कॉन्टिन्यूस हार्ड टाइम है जिसको आप वो कर रहे हैं। मतलब हर जगह के अपने चैलेंज हैं। तो मतलब इंडस्ट्री के अपने चैलेंज हैं। मेहनत तो आपको करनी पड़ती है। फ्रैंकली मैं अक्सर बच्चों को भी गाइड करता हूँ। बस अक्सर बच्चे आते हैं, ज़्यादा उनको पता नहीं होता, वो कहते हैं कि सर क्वालिफाई करेंगे फिर तो कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो पैसे आते रहेंगे। तो मैंने कहा कोई इसमें कोई ये टैप नहीं है, कोई कोई पानी का टैप नहीं है कि आप क्वालिफाई करेंगे उसे खोल देंगे पैसे आते रहेंगे। तो मेहनत हर जगह पे है। वहाँ पे भी अपनी डिफरेंट मेहनत है, जिम्मेदारी ज़्यादा है इंडस्ट्री में। यहाँ पे अलग किस्म की मेहनत है, जहाँ पे आपको हर सेशन में मेहनत करनी है। हर सेशन में एक नए चेहरे आने हैं, उनको आपने हर सेशन में कन्विंस करना है कि आप अच्छा पढ़ाते हैं या पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मेहनत फ़र्क है। लेकिन अगेन वही बात है, बात पैशन की है। अगर आपको कोई चीज़ सेटिस्फाई करती है तो उसका अपना मतलब। तो मतलब टीचिंग करते हुए अगर आप काम वही करना चाहिए जिसमें आप खुश हैं। काम वही करना चाहिए जो जो आपको आपको पे बर्डन नहीं है। जो आप मजबूरी में करेंगे वो काम नहीं है। अगर आप जिस काम में खुश हैं वही काम करेंगे, तो आपको, मैं समझता हूँ कि आपको काम काम नहीं लगेगा। तो यही चीज़ लेकर बस पढ़ा रहे हैं, और अल्लाह से दुआ बस करते हैं, पढ़ाते रहें, और बच्चों की मदद करते रहें, सपोर्ट करते रहें। इस सेंस में इस सेंस में सपोर्ट करते रहें कि एक बच्चा भी अगर अपनी एक बच्चा एक फैमिली में क्वालिफाई कर जाता है ना, मेल हो चाहे फीमेल, वो 2 से 3 साल में, मेरा मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अपना ख्याल है, वो अपनी इमीडिएट फैमिली का ना फाइनेंशियली लाइफस्टाइल बदल सकता है। फाइनेंशियली मसले मसाइल को हल कर सकता है। हमारी फील्ड में कई बच्चे आते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द जो कि जिनकी फैमिलीज की इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती। आप इमेजिन करें कि वो बच्चे जब क्वालिफाई करेंगे तो वो कितना अच्छा अपनी फैमिली को लेकर चल सकते हैं। सो ऑफिसर सर, ये क्लास चेंजिंग क्वालिफिकेशन है जो आपकी क्लास बदल देती है। ऐसी ऐसी आप लो मिडिल क्लास में होते हैं और आप क्वालिफाई करते हैं, और उसके बाद आपके ख्वाब भी बड़े हो जाते हैं, आपकी इनकम भी बड़ी हो जाती है। देखिए, मैं तो ऐसे, हम खुद, मतलब हम खुद जब क्वालिफाई करते हैं, और क्वालिफाई करने के बाद पैसे में क्या खुशी है? पैसे में क्या खुशी? पैसे में ये खुशी नहीं है कि जी आपका बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है। जी पैसे में ये खुशी नहीं है कि जी आपकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। हम सब ने मर जाना है। हम सब जब मर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें, ये पैसा, ये प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ, पता नहीं कौन इस्तेमाल कर रहा होगा, हमें तो नहीं पता। लेकिन पैसे में खुशी है कि आप अपने वालदेन आपके वालदेन आपसे कहते हैं जी हमने ये कपड़े पहने हैं। मिसाल देता हूँ, आप अपने वालदेन को वो कपड़े लेते हैं। आपके बच्चे कहते हैं कि जी हमने ये जूते खरीदने हैं, हमने ये कपड़े खरीदने हैं, हमने आज चावल खाने हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, छोटी छोटी बातें घरों में होती हैं। तो खुशी यही है कि आप अपने वालदेन को खुश करें। वालदेन बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त करते हैं आपके लिए। और अभी भी शायद जो बच्चे स्टूडेंट हैं हमारे, वो शायद इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। मैं भी नहीं समझ पाता था जब आप खुद पेरेंट नहीं बनते। जब तक आपके अपने बच्चे नहीं होते, आप इस चीज़ को नहीं फील कर सकते कि आपके वालदैन ने आपके लिए क्या मेहनत की हुई है, कितनी रातें जागी हैं कि आपका ख्याल कर सकें।
किस तरह से आपको साथ साथ लेके फिरे होंगे कि जी कोई चोट ना लग जाए, किसी सड़क पे ना गिर जाए, रश है, गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल हैं, ध्यान से बच्चे को लेके जाना है, कितना ख्याल करते हैं हमारा वो, हमें नहीं एहसास होता। तो पैसे में ये खुशी है ना कि आप अपने वालदेन को खुशी दे सकें। अगर घर में मसले मसाइल हैं पैसों के, खाने खाने का मसला भी तो हो सकता है किसी को, हो सकता है किसी के पास इतने भी वसाइल ना हो कि वो 3 टाइम का या 2 टाइम का खाना खा सकते हो, कम खाना खाते हो। तो मैं सिर्फ इस तरह से बात करता हूँ कि आप अपना फाइनेंशली लाइफस्टाइल अपना बेहतर कर सकते हैं, अपनी पेरेंट के को खुशी दे सकते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। कई बच्चे ऐसे होंगे, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके वालिदैन ने उम्रा नहीं किया होता, हज नहीं किया होता। मैंने खुद देखा अपनी ज़िंदगी में कि बच्चे क्वालिफाई करने के बाद अपने वालिदैन को उम्रा करवाते हैं, अपने वालिदैन को हज करवाते हैं। इससे और नेक अमल क्या होगा? मतलब आपकी औलाद आपके लिए ऐसे सोचे। तो मेरा ये बिलीफ है कि मैं समझाता भी हूँ क्लास में कि देखो, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, मैं बिल्कुल क्लास में साफ कहता हूँ कि आपको पता है कि आप किस वजह से सीए करने आए हो। कोई सीए करने आया होगा जी ये बड़ी प्रेस्टिजियस डिग्री है, मैंने उसको पास करना है। कोई ये सोच के आया होगा जी बड़ी चैलेंजिंग है, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, मैं पास करता हूँ। कोई ये सोच के भी आया होगा कि जी मैंने पैसे ज़्यादा कमाने। अक्सर मैं क्लास में पूछता हूँ तो कई कहते हैं कि सर हमने पैसे ज़्यादा कमाने। वो इसका मकसद क्या है कि अपने घर वालों के लिए अच्छी मदद की जा सके। तो सिर्फ ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं यानी बिल दूसरों मैं के बिल लिए खुशी खरीद सके मैं बंदा जो पैसे। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप पैसे के पीछे भागो, मैं बिल्कुल नहीं कहता। लेकिन आप, और रिस्क तो खुदा ने देना है, पता नहीं आपको क्वालिफाई करके आपको कितना रिस्क मिलता है, ज़्यादा मिलता है, कम मिलता है। लेकिन एक एक मैथमेटिकली अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बाकी होना क्या है वो तो रब को पता है। हम तो बजटिंग भी पढ़ाते हैं, बजटिंग करते भी हैं कंपनियों में, लेकिन होना तो ये जो अल्लाह की मर्ज़ी है। हम तो सोच सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं, होना तो वही है जो कि अल्लाह की मर्ज़ी। बट अगेन, अगर एक बच्चा क्वालिफाई कर देता है तो हिस्टोरिकल ट्रेंड हम देखें तो 2-3 साल में वो अपने पेरेंट्स की, अपनी इमीडिएट फैमिली में फाइनेंशियल मसले मसाइल क्या कर सकता है, मैं फाइनेंशियल मसले मसाइल की बात कर रहा हूँ, वो दूर कर सकता है। और बड़ी खुशी होती है बच्चों को देखते हैं कि वो क्वालिफाई प्रोग्रेस कर रहे हैं। और पता नहीं नेचुरल चीज़ है, अपने स्टूडेंट्स को प्रोग्रेस करते हुए कोई ऐसा भी नहीं बंदा सोचता कि यार ये ज़्यादा कमा रहे हैं तो मसला है, ये आगे बढ़े हैं। एक खुशी होती है। मैं आज भी बताता हूँ, ऐसे बच्चों को जानता हूँ, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, मेल स्टूडेंट हैं, हॉस्टलों में रहते थे। आज कोई यूके में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई बरमुदा में है, कोई यूरोप में है, कोई यूएसए में है। और वो आज अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। अच्छा सर जी, आपके टीचर रोल को थोड़ा सा वो करते हैं, उससे कुछ चीज़ें निकालते हैं, ख़ास तौर पे कि सर बच्चा आज सोशल मीडिया के हवाले से ना, बच्चे के पास हर वक्त मोबाइल है, बच्चा रील्स देखता है, बच्चा फेसबुक देखता है, बच्चा फाइनल अकाउंट का 35-40 मिनट फोकस करके सवाल ही नहीं कर पाता सर। वो तो सवाल पढ़ता है तो उसे एक व्हाट्सएप आ जाता है, वो सवाल वहीं छोड़ देता है और व्हाट्सएप देखने लग जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर ऐसा फोकस आउट हो रहा है, सोशल मीडिया जो है वो हमारे माइंड्स को किस तरफ लेके जा रहा है, और हम किस तरह अपने बच्चों को समझाएंगे भाई आप लोग फोकस अपना आउट ना करें। इसमें हम खुद भी हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं अक्सर। तो मैसेज आ जाए, व्हाट्सएप आ जाए, हम काम छोड़ के रिप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ये एक डिस्ट्रैक्शन है। इसको थोड़ा सा ज़रा आप बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते। एक टेक्नोलॉजी ने इतना डिजिटाइजेशन ने आपकी ज़िंदगी को बहुत चेंज कर दी है। तो इसमें मतलब कोशिश ही की जा सकती है कि किसी तरह से उनको इंगेज ही किया जाए कि वो, मतलब जैसे आजकल आपको पता है लेक्चर्स में रिकॉर्डिंग में हम दे रहे होते हैं और स्टूडेंट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो इंगेज ही किया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा अगेन कोई ज़रा आप स्टूडेंट के साथ जाके तो नहीं रह सकते, तो गाइड कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा अपनी नॉर्मल काम करो, चीज़ों से नो हाउ रखो, चीज़ों से अपडेट रहो। बिल्कुल रहना चाहिए अपडेट। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी चल रही है, क्या चल रहा है। चीज़ें कहीं ना कहीं आपको आगे जाके फॉर्म में, इंटरव्यू में कहीं पे काम भी आ जाती हैं, बट उसका यूज़ कितना करना है वो लिमिटेड हो। हर टाइम आप सोशल मीडिया पे हैं, नहीं पढ़ रहे, तो ये इशू है। तो इसको काउंसलिंग से, गाइडेंस से बेहतर किया जा सकता है। और मेरा ख्याल है इसका कोई हल नहीं है, चूँकि एज अ टीचर आप स्टूडेंट के साथ हर वक्त नहीं रह सकते।
आप उसको काउंसल कर सकते हैं, समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि आपने पढ़ना है और या आपने इन चीज़ों को लिमिटेड रखना है। क्योंकि अदरवाइज़ तो हम देखते हैं बच्चा वो सोशल मीडिया के अलावा आप गेम देखें, इन सोशल मीडिया ऐप्स पे गेम्स होती हैं, बच्चे वो बहुत ज़्यादा खेल रहे होते हैं। तो इसमें काउंसलिंग मेरे ख्याल से की जा सकती है और तो इसका कोई हल नहीं। अच्छा सर जी, स्टूडेंट का कैफ पास हो जाता है, आर्टिकल मिले नहीं होते, वो सी फैप की क्लासेस लेना चाहता है, क्या एडवाइस करेंगे ऐसे बच्चों को? मैं तो बड़ा क्लियर एडवाइस करता हूँ कि सीफ ऐप में जैसे टाइम मिले पढ़ लो। यू नेवर नो, आपको नहीं पता कि 6 महीने बाद आप शहर से बाहर हो, 6 महीने बाद आप किसी ऐसी असाइनमेंट में हो जिसमें बहुत ज़्यादा सिटिंग हो। तो मेरी तो रिकमेंडेशन ये रहती है, देखें आर्टिकल्स आज नहीं मिले कल मिल जाएंगे, कल नहीं मिलेंगे परसों मिल जाएंगे। सब आपने आर्टिकल तो करने ही है ना, तो आप क्लासेस अपने स्टार्ट कर दें। जो आप जितनी जल्दी आप क्लासेस पढ़ सकते हैं, चूँकि सी फैप के सिलेबस ज़्यादा है, थोड़े से टेक्निकल हैं, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी ज़्यादा है कैफ के मुकाबले में। तो मेरी तो बड़ी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है ये कि जितने भी जल्दी हो सके आप क्लासेस स्टार्ट कर दें। थोड़ा सा मुश्किल फेज़ होता है कि आप अपने आर्टिकल्स को ढूंढ रहे होते हैं और नहीं मिल रहे होते, डिप्रेशन भी होता है और आप थोड़ा सा इसको शायद वो भी पैनिक भी करते हैं। बट स्टिल यू शुड स्टार्ट योर क्लासेस। जैसे भी पढ़ना है, जहाँ भी पढ़ना है, क्लासेस स्टार्ट कर दें, उसमें कोई कोई डिले नहीं होना चाहिए। अच्छा, आर्टिकल्स में आप काम कर रहे होते हैं, प्रेशर भी होता है काम का, सीनियर का, फिर वो क्या कहते हैं, पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहे होते, उसके साथ आपके पास पढ़ाई का बड़ा प्रेशर होता है, इसको कैसे मैनेज करें स्टूडेंट्स? मैं पढ़ाई का तो देखें एक बैलेंस रखना है। मैं जब भी फाइनल की क्लासेस में स्टार्ट होती हैं तब भी अपने लेक्चर में भी बच्चों को काउंसलिंग करता हूँ, स्टूडेंट्स को, कि एक बैलेंस आपने रखना है। ना सिर्फ पढ़ना है, ऐसा भी नहीं करना बस पढ़ते रहो। चूँकि आपने सीखना भी है काम, आपके पास क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए, आपको काम भी आना चाहिए। एक बैलेंस आपने रखना है। ये ज़रा खुद आपको अपनी फर्म में रहकर सिचुएशन देकर मेंटेन करना पड़ता है कि आप पढ़ाई भी करें और काम भी सीखें। उसका फ़ायदा होता है कि आप जब क्वालिफाई करते हैं तो क्वालिफिकेशन भी आपके पास आती होती है और आपके पास स्किल भी होता है, आपको काम भी करना आता है। तो अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन रखें तो ये बेहतर रहता है। दूसरा, पढ़ाई का प्रेशर होता है, उसका बड़ा आसान हल है। मैंने खुद इसी तरह से इसको फॉलो किया और मेरे सैकड़ों स्टूडेंट ने इसको फॉलो करके क्वालिफाई किया हुआ है। फाइनल में ख़ास तौर पे है सुबह का टाइम। अब तो अक्सर बच्चे रिकॉर्डिंग में क्लासेस पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फाइनल की। तो उसमें ये होता है कि आप फार्म के बाद रात का टाइम आप फिक्स कर लें। आप रिकॉर्डिंग में पढ़ रहे होंगे आप चलें, लेकिन आप शाम में रात में क्लासेस फार्म के बाद आप क्लासेस पढ़ लें और सुबह उठ कर से रिवाइज करें। क्योंकि आपके पास कोई कोई एक सब्जेक्ट नहीं होगा, आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। आप सुबह रिवाइज करें, सुबह फजर की नमाज से लेकर, फजर के बाद से लेकर आपकी फार्म जाने के दौरान। अब सीज़न पे डिपेंड करता है, गर्मियाँ सर्दी हैं, आपको 2 से ढाई घंटे आराम से मिल सकते हैं डेली रिवाइज करने के। अगर आप वो 2 ढाई घंटे आप इसको फॉलो कर लें, अगर रिवाइज कर लें, और सुबह का टाइम मुझे आज भी याद है, बचपन से मेरी वालदा भी कहती थी कि सुबह का टाइम पढ़ो, सुबह का टाइम उठ के पढ़ो। सुबह से उठा देती थी वो, तो सुबह का टाइम बड़ा जहन फ्रेश होता है, याद रहा भूलता नहीं है, वो बाद में जाके सास हो। वाकई सुबह के 2 ढाई घंटे की जो आउटपुट है ना, शायद वो थके हुए जिस्म और थके हुए दिमाग को अगर हम से कंपेयर करें तो शायद 6-7 घंटे का मुकाबला 2.5 घंटे से भी नहीं है। 2.5 घंटे की आउटपुट बहुत अच्छी है। तो शाम को आप पढ़ तो सकते हैं, शाम को आप पढ़ सकते हैं, आप चीज़ समझ सकते हैं, लेकिन सुबह के टाइम रिवाइज करना, उसको अच्छी तरह सवाल करना, कोई शोर नहीं होता, किसी ने आपको मैसेज वगैरह करके तंग नहीं करना, कोई मसला नहीं, फ्रेश माइंड, रिलैक्स आपने किया हुआ है, नींद पूरी की हुई है, बॉडी फ्रेश है, जहन फ्रेश है, आप सुबह पढ़ें। आप मतलब पहले जो आपके पेपर है ना सी फैप के, वही आपको बता देते हैं कि आपने क्वालिफाई करना है कि नहीं करना और आपने कब क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए बहुत मैटर करता है कि आप जो हैं आप सुबह के टाइम रिवाइज करें, शाम को क्लासेस पढ़ें रिकॉर्डिंग में ही जिस तरह से आप पढ़े हैं, और सुबह उठ के रिवाइज करें फार्म जाने से पहले या अपने क्लाइंट पे जाने से पहले। ये मेरी एडवाइस है। आप जो भी सुनने वाले बच्चे हैं, सैकड़ों बच्चों ने फॉलो करके क्वालिफाई किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैं तकरीबन 10 साल से सी फैप पढ़ा रहा हूँ, ख़ासतौर पर सी फैप 1 का पेपर। तो जो कि बड़ा टफ पेपर है, तो मैं उनको भी एडवाइस करता हूँ और बच्चे बताते भी हैं कि इसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो अभी भी जो बच्चे इसको फॉलो करेंगे, हम तो चाहते हैं कि हम अगर क्वालिफाई कर गए हैं तो ये स्टूडेंट भी क्वालिफाई करें, ये भी जल्दी क्वालिफाई करें, ये भी एक करियर को आगे अपने प्रोग्रेस करें।
अच्छा सर जी, बाजू का स्टूडेंट आपके पास आता है, आपको पता होता है कि इस बच्चे ने टेस्ट भी दिया हुआ है, इस बच्चे ने सारे मॉक मिड भी दिया है, परफॉर्म भी अच्छा किया है, पेपर में वो नहीं पास हुआ था, वो बंदा बाजू का लाजवाब ही होता है कि अब इसको क्या एडवाइस करें। इस मौके पे फिर आप क्या बात स्टूडेंट से करते हैं, कैसे उनको देखिए, समझाते हैं? ऐसा होता है। देखिए, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि चूँकि अकाउंटिंग पढ़ाते हैं, तो मैं बच्चों को कहता हूँ देखो बेटा, डबल एंट्री आपने की, वो डबल एंट्री आपके मैनुअल सिस्टम में, वो ट्रायल बैलेंस में नहीं पहुंचेगी, आपको लेजर बनाने पड़ेंगे। लेजर बना के नहीं पहुंचेगी, आपको लेजर की कास्टिंग करनी पड़ेगी, तब भी नहीं पहुंचेगा बैलेंस ट्रायल बैलेंस में, आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, तब भी नहीं पहुंचेगा, आपको बैलेंस को लिखना पड़ेगा। ये सारा काम करेंगे तब जाके वो एंट्री ट्रायल में पहुंचेगी। तो पेपर भी ऐसे ही हैं, क्लासें पढ़ेंगे पास नहीं होंगे, क्लासें पढ़नी है, टेस्ट देने हैं, मॉक्स देने हैं, फिर ये सारा करने के बाद एग्ज़ाम वाले दिन बैठना भी है और पेपर भी करना है, तब जाके पास होगा। तो ऐसे बच्चे जो कि पढ़ते भी हैं, आप ठीक कह रहे हैं, क्या जवाब पता भी होता है बच्चे ने पढ़ा हुआ है, तो उसमें यही चीज़ नज़र आती है कि शायद दो चीज़ होती हैं। एक तो शायद बैड लक कि आपने अच्छी तैयारी की, लेकिन उस दिन जाके आपने परफॉर्म नहीं किया, आपका जहन नहीं चला, या आप बीमार थे, या आप मेंटली कहीं ऑक्यूपाइड थे और आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। और दूसरी चीज़ उसमें अक्सर ये पता चलती है, जो कि अगेन उसमें भी बच्चों को गाइडेंस नहीं होती। मैं बड़ा 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 इस चीज़ पे बड़ा मैं स्ट्रिक्ट हूँ कि आपने पेपर से पहले नींद पूरी करनी। अक्सर मैं देखता हूँ जी, सुबह पेपर है और 3 बजे तक जी पढ़ रहे हैं, 4 बजे तक जी 2 घंटे सोएंगे, बस नहीं, आपको अपनी नींद पूरी करके जाना है। नींद पूरी करके फ्रेश होके आपको जाना है। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न बनाना होता है। असल में ये कई बच्चों को नहीं पता होता, जिसकी वजह से आप मेंटली इतना शार्प परफॉर्म नहीं करते। मिसाल के तौर पे, आपका पेपर अगर सुबह 9 बजे है, तो आपको एग्ज़ाम से महीना पहले आपको पूरा महीना या 20-25 दिन, ये डिपेंड करता है हर इंसान के ऊपर, आपको अपना स्लीपिंग का टाइम वो रखना है। आपको ऐसा अपना सोने का और उठने का टाइम रखना है कि सुबह 9 बजे के करीब जब आपका पेपर है, आप फुल एक्टिव हो। ये एक दिन से नहीं होगा, ये आपको पूरा एक पैटर्न बनाना पड़ता है। उसका फ़ायदा क्या होता है, आपको एक आदत पड़ी होती है कि इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, और उस टाइम पे जिस टाइम का पेपर है आप 100% एक्टिव हो। तो ये भी चीज़ अक्सर बच्चे नहीं करते, बगैर नींद पूरी किए चले जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली बड़ा दुख होता है ऐसे बच्चों का, जिनका हमें पता होता है कि यार ने पढ़ा अच्छा है और पास भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस किस्म की चीज़ों की वजह से वो पास नहीं कर पाए। और बैड लक भी होती है सम टाइम, एक टॉपिक छोड़ा वही आ गया, एक टॉपिक छोड़ा बस कि वही आ गया, एक टॉपिक सोचा कि 5 साल में नहीं आया आया वो आ गया। तो इस किस्म की चीज़ें भी होती है। तो सिलेबस पूरा कवर करें और बाकी अल्लाह से दुआ करें ताकि अल्लाह ताला हमारी हमारी अ, आसानियाँ करे हमारे लिए, और हमारी जो कोशिश है उसमें आसानियाँ करे और हम पेपर पास कर सकें। अच्छा सर जी, कुछ लोग थक जाते हैं और कहते हैं भी अब हम सीए छोड़ें। सीए छोड़कर वो बच्चा आपके पास ही आता है और आपको कहता है कि सर मैंने ये तो सोच लिया, मैंने सीए नहीं करना, लेकिन अब मैंने क्या करना है वो आप बता दें। कोई ऐसी चीज़ बताएं जो सीए का अल्टरनेट हो और सीए वाली प्रेस्टीज भी उसकी हो, कोई ऐसी डिग्री। मैं दूंगा यही करो। मैं तो यही कहूँगा। देखिए, मैं इस चीज़ में बड़ा बड़ा बिलीव करता हूँ कि मेरे जैसा इंसान, मेरे जैसा शख्स अगर विद इन टाइम सीए कर सकता है, तो पाकिस्तान का, दुनिया का हर शख्स कर सकता है और मुझसे जल्दी कर सकता है। तो ये सारा आपके गोल पे है। आपका गोल क्या है, आपको कितनी थर्स्ट है, कितनी ख्वाहिश है चीज़ों की। तो मैं तो स्टिल ये कहूँगा कि आप सीए करो, आप कोशिश करो, क्योंकि अगेन हमें मतलब हमने हमारे हाथ में तो एफर्ट ही है ना। हम अपनी एफर्ट को बढ़ा सकते हैं, हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप ये काम आपने पहले किया था, अच्छा देखो इसको बेहतर करो। कई बच्चों को लिखने का नहीं पता होता कि आंसर लिखना कैसे है। तो इश्यूज अपने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है और आप इसको कोशिश करें, पास करें और छोड़े ना सीए को। हाँ, उसमें एक इशू आता है सम टाइम, क्योंकि बच्चों पे ना फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। वो कहते हैं कि सर घर वाले कह रहे हैं देखो पेपर पास नहीं हुआ और ये नहीं हुआ। तो अगर कोई बच्चा ये कंक्लूड कर लेता है सामो कि मुझसे नहीं होना, तो फिर तो ठीक है, जो कि मैं फिर भी नहीं समझता। मैं समझता हूँ स्टिल इसमें कोई ना कोई हल निकल सकता है, आप कोशिश कर सकते हैं। बट अगेन एक डायनामिक जैसे बच्चे बनते हैं बच्चे की ज़िंदगी में कि फैमिली का प्रेशर भी होता है, कुछ वो भी शायद डिमोटिवेट हो चुका होता है। तो फिर सामने हम उससे कोई बता देंगे बेटा अच्छा ये अगर तुमने फैसला कर ही लिया है कि तुमने ये नहीं करना, तो फिर किसी और जगह, किसी और डिग्री, किसी एसोसिएटेड डिग्री में क्या करो, इसको फॉलो कर लो। मैं अभी आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ। एक बच्चा, नाम मैं नहीं बताऊँगा, वो अब
छोड़ गया सीए, किसी भी वजह से, मुझे एग्जैक्ट डिटेल तो नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि वो सीए छोड़ गया, और वो एक यूनिवर्सिटी में उसने आई थिंक ग्रेजुएशन की, फिर मास्टर किया। अभी कुछ अर्सा पहले मैं अपने एक रिलेटिव के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ के ना वो ढूंढ रहा था, एडमिशन करवाना था, तो कुछ एक दो मैंने नेट से निकाले, कुछ वो रिलेटिव मेरा लेकर आया मेरे पास। तो मैं क्या देखता हूँ कि एक वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन लाहौर, उसकी उसका जो क्या होता है, क्या बोलते हैं, नहीं वो क्या बोलते हैं उसे, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के अंदर तो बच्चा है जी, क्योंकि मैं तो सुबह फेस जानता था, और बच्चे ने इतने वो मेडल पहने हैं उसकी तस्वीर, अच्छा। और वो मतलब इसका इज काइंड ऑफ ए ब्रांड एम्बेसडर फॉर दैट यूनिवर्सिटी। वो सीए छोड़ गया, लेकिन वहाँ पे उसकी तस्वीर लगी हुई, गोल्ड मेडल पहने हुए उसने, और एज प्रोस्पेक्टस वो समझ लें उस यूनिवर्सिटी का ब्रांड एम्बेसडर है। तो somehow अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आती हैं और आप छोड़ देते हैं, देखिए रास्ता अल्लाह ने बनाया है। अगर आप छोड़ के भी जा रहे हैं, एक सिचुएशन ऐसी बन गई, घर के वालों का प्रेशर है और ऐसी सिचुएशन है, तो रास्ता बन जाता है। देखिए अल्लाह ने पैदा किया है, रिस्क अल्लाह ने देना है, हमने कोशिश करनी है, कि हम सीए करें। पर somehow अगर जैसे आपने बात की कि रास्ता बनता है, तो फिर ज़ाहिर है बच्चे परसू करते हैं और आगे भी बढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है, तो रास्ते निकल ही आते हैं। अल्लाह ताला रास्ते बनाए थे लोगों के लिए। सर क्या आर्टिकल्स कर रहे होते हैं, आर्टिकल्स कर लेते हैं, पेपर नहीं पास हो रहे होते हैं, बच्चे आके पूछते हैं कि सर आर्टिकल तो कंप्लीट हो गए हैं, अब मैं शादी कर लूँ, ये क्वालिफाई करने के बाद ही शादी करूँ, तो क्या सीए के दौरान शादी कर लें या रुक जाएं, पहले सीए हो जाए फिर करें? ये बड़ा केस टू केस मेरे ख्याल है सिचुएशन वेरी कहते हैं कि इसका जेनेरिक आंसर नहीं हो सकता, लेकिन नॉर्मली यही देखा गया। देखें, शादी के साथ और जिम्मेदारी ज़रा एक आपकी ऐड हो जाती है, और आपको थोड़ा सा ज़िंदगी में चेंजेस भी आती हैं आपके, उसके साथ बाकी सब्जेक्ट संभालना मुश्किल हो जाता है मेरे ख्याल से। तो हाँ, डिपेंड करता है आपके पेपर कितने रहते हैं, आपके पेपर कितने रहते हैं। मेरे साथ खुद तो ये चीज़ नहीं हुई, लेकिन स्टूडेंट्स का अक्सर देखते हैं कि उनका 8 2 पेपर रहते हैं, 4 पेपर रहते हैं। तो उसमें ये एडवाइस होती है कि अगर ऐसा डिसीजन लिया जाए कि आपने पेपर लाजमी पास करने हैं, क्योंकि आपने अपनी फैमिली को, या जो इमीडिएट फैमिली बनने लगी है, उसमें थोड़ा सा एक अरेंजमेंट या बात एग्री करनी है कि मैंने क्वालिफाई करना है। क्योंकि अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो आपको पता है कि हमारा जो प्रोग्रेशन है करियर में, वो बहुत स्लो हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है। तो ऐसे मैंने भी एक्सपीरियंस देखे हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो अगेन केस टू केस वेरी करता है। अगेन ये बात है कमिटमेंट की। अभी लास्ट सेशन था मेरा C-FAM1 का, तो मैं एक ऐसा भी स्टूडेंट था मेरा जो कि मेरी एज का था, शायद मुझसे भी साल बड़ा हो। वो यही था कि सर बस शादी होगी और फैमिली बच्चे हो गए, और ज़ाहिर है जिम्मेदारियाँ पड़ गई घर के, कुछ ज़ाहिर है पानी चले शुरू हो गए, तो बस जॉब करना पड़ी, नहीं परसू कर सका मैं। अब थोड़ा सा मौका मिला है, 2 या 3 पेपर रहते हैं शायद, तो बस अब मैं कर रहा हूँ, मैंने बस पास करना है। मेरा करियर प्रोग्रेस नहीं कर रहा, मैं वैसे प्रमोट नहीं हो पा रहा, तो ये चीज़ होती है। बस केस टू केस मेरी करेगा, ऐसा कोई मैं नहीं समझता कुछ जेनेरिक आंसर दे सकता। मामला बड़ा नाजुक है ना, सेंसिटिव मामला है, आपको बताया ज़रा, तो इसका केस टू केस ही आंसर होगा। जेनेरिक आंसर मैंने दिया भी नहीं है इसलिए। डन सर। अच्छा सर जी, आप माशाल्लाह इतने मेरिट सर्टिफिकेट्स, मतलब मैं आपकी वो देख रहा था प्रोफाइल, उसमें 12 मेरिट सर्टिफिकेट्स हैं आपके स्टूडेंट्स के, 12 गोल्ड मेडल्स हैं, और ये तो वो है ना जिन्होंने आउटशाइन किया है, और जो आपसे पढ़ के पास हुए हैं वो थाउजेंड्स में है स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या रेसिपी है कि मेरिट सर्टिफिकेट किस तरह स्कोर किया जा सकता है, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? रेसिपी कोई नहीं है जी, अल्लाह का करम है बस, और कुछ दे लो रेसिपी। अल्लाह की ब्लेसिंग है, अल्लाह की ब्लेसिंग है, और कोई वजह नहीं है। हम पढ़ाते हुए हर सेशन में वैसे पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, तो रेसिपी कोई नहीं है। मतलब मुझे आज तक फार्मूला समझ नहीं आया कि मैंने ऐसे पढ़ाया तो गोल्ड मेडल आया, ऐसे पढ़ाया तो सर्टिफिकेट आ गया, ऐसे पढ़ाया तो नहीं आया। तो मेरे ख्याल से जो ज़्यादा बड़ी रिकग्निशन है ना, वो है हमारा बच्चे को पास कराना। ये मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ी रिकग्निशन ही है। सर्टिफिकेट गोल्ड मेडल एक कम्बिनेशन बनता है, जो मैं समझता हूँ, कोई इसका फार्मूला नहीं है। कम्बिनेशन ये बनता है कि आप एज ए टीचर भी अच्छी मेहनत कर रहे होते हैं बच्चों के लिए, आपके लिए तो सारे बराबर होते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट गोल्ड मेडल किसी एक का ना होता है, तो आप सबके लिए मेहनत कर रहे होते हैं। उसमें फिर कम्बिनेशन बनता है, कुछ बच्चा एक आधा ऐसा होता है या बच्ची ऐसी होती है जो कि ज़्यादा मेहनत करते हैं, और अगेन अल्लाह के करम से एग्ज़ाम में भी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि उस कम्बिनेशन को मैच कर जाती हैं। तो ये मेरे ख्याल से कम्बिनेशन होता है शायद।
देयर इज़ नो फार्मूला फॉर इट। ये नहीं हो सकता कि फार्मूले में आप पुट कर दें तो सर्टिफिकेट आ जाएगा, नहीं पुट करेंगे तो गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप भी माशाल्लाह पढ़ाते हैं, आपको भी पता है कि देयर इज़ नो फार्मूला फॉर इट, इट्स ओनली अल्लाह ब्लेसिंग, अल्लाह का करम, और इसके पीछे कोई चीज़ नहीं है। मेहनत सारे ही करते हैं, हम सारे कोशिश करते हैं मेहनत करने की, बाकी अल्लाह का करम है। लेकिन लेकिन असल खुशी है कि जब बच्चा आपको मैसेज करता है ना कि सर मेरा सर्टिफिकेट आया, गोल्ड मेडल आया, मैं पास हुआ, उसकी जो इस मैसेज की खुशी है ना, और मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि रिज़ल्ट वाले दिन अपने रिज़ल्ट से ज़्यादा उनके रिज़ल्ट का अंदार होता है। मैंने बहुत कम शेयर किया, आपको पता ही है मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा की वीडियोस वगैरह नहीं अपनी शेयर करता, इस तरह से नहीं करता। मैं हूँ सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं एक्टिव नहीं होते, लेस एक्टिव हूँ, आप समझ लें कि बस कुछ रेलिवेंट चीज़ हो तो कुछ शेयर कर दी बच्चों के नॉलेज के लिए, लेकिन मैं उस तरह से एक्टिव नहीं हूँ। लेकिन मैंने कभी इसको एक्सप्रेस नहीं किया इस चीज़ को कि जितनी खुशी होती है ना जब बच्चे का मैसेज आता है, और दिल से हम दुआएं देता हूँ मैं आगे से कि आपको अल्लाह और भी आगे तरक्की दे, कि वो जो बच्चे बताते हैं कि हम पास हो गए। अब तो C-FAB में तो 99.9% रिकॉर्डिंग ही है, पता भी नहीं होता बच्चा आपसे पढ़ रहा है। इतने बच्चे होते हैं C-FAB में रिकॉर्डिंग में, पता भी नहीं होता कि बच्चा पढ़ रहा है आपसे, उसका मैसेज आता है सर आपसे पढ़ा था पास। तो वो एक अभी बल्कि हम कुछ अर्सा पहले एक जगह पे खाना खाने गए थे, 3-4 बच्चे मिले, मैं था और 2-3 टीचर हमारे साथ थे हमारे CA के ही, तो वो कहते कि सर मैंने आपसे पढ़ा हुआ है, वो कहता सर मैंने आपसे पढ़ा हुआ है। तो हाँ बंदे नहीं जानते थे क्योंकि रिकॉर्डिंग में तो शायद सारे, तो ये एक ये इंटरनल सेटिस्फेक्शन है, ये मैं नहीं समझता मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसको। इस कमाई को मैं कहता हूँ कि आप फाइनेंशियली वैल्यू ही नहीं कर सकते इसको, इस पर कोई पैमाना ही नहीं इसको आप मेजर कर सकें। सर जी आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था। पता नहीं किसी ने हैक कर लिया था, पता नहीं, मैं बल्कि तब तो मेरी वालदा भी जिंदा थी, अभी कुछ दिन पहले उनकी डेथ हुई है, उन्होंने मुझे सबसे पहले बताया कि तुम्हारा अकाउंट हैक हो गया। तो बस वो पता नहीं चला आज तक किसने हैक किया है। मैंने बड़ी रिपोर्ट बहुत की और बच्चों ने भी बड़े ऐसे बच्चों ने भी ज़्यादा जिनसे कॉन्टैक्ट नहीं था उनको ज़रा पता चला, तो फिर मेरा एक और अकाउंट था, फिर मैंने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, रिपोर्ट वगैरह किया, FIA में रिपोर्ट किया सारा। अब तो शायद वो एग्जिस्ट नहीं करता, शायद वो गायब हो गया, लेकिन मैं हैरान था किसने किया, मैं सादा सा बंदा हूँ। नहीं सर आप PTI लवर हैं, काफ़ी PTI की पोस्ट आप करते हैं। बस मैं उसके बाद काम कर दिए। लेकिन वो पता नहीं चला गया, बड़ी पोस्ट तो काफ़ी की है मैं ज़रा एक ओपिनियन है, मैं क्लासेस में कभी नहीं करता इस चीज़ को, लेकिन ज़रा मेरा एक अपनी एक ज़रा हम इस माशरे में रहते हैं कि एसोसिएशन है, तो अगर किसी के साथ है तो मुझे उसमें कोई इतराज़ नहीं है, बट मेरी तो एसोसिएशन है और ज़रा वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन्स ओपिनियन। अगर किसी और पार्टी के साथ पॉलिटिकल एसोसिएशन है तो ठीक है, तो उसमें कोई इतराज़ नहीं है, तो वी शुड रिस्पेक्ट। असल में हमारा इशू ये है कि हमने एक दूसरे की ना ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना बहुत काम कर दिया, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा शायद एग्रेसिव हो गए, तो वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन्स ओपिनियन। सर जी जो स्टूडेंट टीचिंग में आना चाहते हैं उनके लिए क्या एडवाइस है? टीचिंग में एडवाइस ये है कि सबसे पहले तो आप अपना पोटेंशियल देखें कि आपको किस में इंटरेस्ट है। अगर एक बच्चा कंक्लूड करता है जी मैं टीचिंग करनी है, तो फिर देखें कि वो कौन सा सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा सकता है, आप उस सब्जेक्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, कोशिश करें उसी सब्जेक्ट में ही अपने आप को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके फिर लेकर आएँ। तो अक्सर होता है कि आपका इंटरेस्ट किसी न्यूमेरिकल पेपर में होता है, लेकिन शायद आप पढ़ा किसी थ्योरेटिकल पेपर के लिए होते हैं, तो सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये वैल्यूशन करना कि क्या आप टीचिंग कर भी सकते हैं कि नहीं, ये वैल्यूशन करें, और अगर लगता है कि हाँ ठीक है आप पढ़ा सकते हैं कि काम खड़े होने का, आपको खड़े होकर पढ़ाना है और ज़रा एनर्जी चाहिए बोलना है, तो ये देखिए। प्लस सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर देखता हूँ बच्चे शुरू करते हैं पढ़ाना, लेकिन शायद वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से वो जल्दी फिर पढ़ाना छोड़ देते हैं। सर आपका पता चला था आपके गले के खराब के हवाले से जो ड्यूरिंग कोरोना के पीरियड के दौरान, उसमें क्या वाकया हुआ था और उसको किस तरह फिर आपने हील कराया उसको? ये बड़ा मेरी ज़िंदगी का मेरे ख्याल से ये वालदा की और वाले साहब की और जो एक मेरे भाई भी थे उनकी डेथ हुई थी, इनके अलावा जो मेरी अपनी ज़िंदगी का जो सबसे मुश्किल था वक्त वो ये था जो आपने भी याद करवाया है। 2019 के एंड की बात है। टीचिंग में कर रहा था, कैफ के सब्जेक्ट भी कुछ पढ़ा रहा था, बल्कि कैफ के सारे पढ़ा रहा था सब्जेक्ट जो भी मैं पढ़ाता हूँ आजकल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड, और C-FAB भी पढ़ा रहा था, एडवांस अकाउंटिंग। कुछ ऐसा हुआ कि मेरे ख्याल से जनवरी 2020
20 का महीना था। तो कुछ मेरे गले में इन्फेक्शन हुआ, कोई गला ख़राब हुआ। लेकिन आप कुछ सेशन क्लोजिंग का टाइम था, आपको पता है वो कैब का सेशन जनवरी में 31 जनवरी या ये 2-3 फरवरी को क्लोज होता है। तो वो सेशन क्लोज होना था, सी फैब का सेशन स्टार्ट हो गया था, ओवरलैपिंग हो रही थी, सुबह कैब की क्लासेस थी, शाम को सी फैब की क्लासेस थी। तो बस कोई गला इन्फेक्शन हुआ और गला ख़राब हो गया। और गला ऐसा ख़राब हुआ कि शुरू में तो लगा कि बस गला बैठ गया है या गला ख़राब है, ठीक है। बस क्लासें कुछ पढ़ाई 2-4 दिन उस गले ख़राब के साथ, तो मुझे लगा कि शायद वैसे कोई बीमारी है, कोई मसला है जैसे गला। वो ऐसा सिचुएशन हुई कि आप समझिए कि गला इतना बैठ गया कि आवाज़ ही निकलना बहुत कम हो गई। मतलब आवाज़ बहुत कम होगी, मतलब बोलने में दर्द होती थी। मतलब मैंने ज़िंदगी में कभी ज़रा एज अ टीचर आपने पढ़ाना है, आपने बच्चों को पॉइंट्स कन्विंस करने हैं, समझाना है, और आपने एक असर्ट करना है अपनी ओपिनियन को, पिच ऊपर करनी है, नीचे करनी है, मोल्ड करनी है, और आपसे बोला तक नहीं जा रहा सही तरह। आप ऊंचा नहीं बोल पा रहे, आप बोल नहीं पा रहे, गले में दर्द हो शुरू हो गई है। मैं शायद अपनी ज़िंदगी में कभी डिप्रेशन में नहीं गया जितना मैं वो डिप्रेशन में गया। डॉक्टर के पास गया, एक डॉक्टर को शायद थोड़ा सा समझ नहीं आया या मैं समझा नहीं पाया, उन्होंने मुझे इंजेक्शन स्टीरॉइड लगा दी कि तुम्हारा इन्फेक्शन है। वो 2 दिन लगते रहे, 3 लगते रहे, कोई फ़र्क ना पड़ा। फिर एक डॉक्टर को थोड़ी समझ आई तो उन्होंने समझाया कि ये तो आपका ने इतना बोला है और गले ख़राब में बोला है, इन्फेक्शन में बोला है, और आपको पता ही नहीं चला कि आप बोलते गए हैं, पढ़ाते गए हैं। तो ये तो आपको टाइम लगेगा। मैं कहा मुझे मुझे आप मेरा इलाज करें, आप मुझे दवाई दें, मुझे इंजेक्शन लें। कहते कोई इलाज नहीं है इसका, इसका इलाज है आपने बोलना नहीं। मैं कितना अर्सा नहीं बोलना, कहते पता नहीं। मैं क्या मतलब पता नहीं, कहते ये तो अब जितना आपका गला, उन्होंने समझाया मुझे कि जैसे पंखा पंखा फ़ैन चलाते हैं आप, तो फ़ैन आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो फिर अपनी स्पीड पे पकड़ता है। वो कहते हैं गला भी ऐसे ही है। आपने आपने ये फ़ैन चलता है, जब बंद करते हैं तो फिर आहिस्ता 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 ही बंद होता है। तो जो आपका गला बैठा है या गला आपका ख़राब हो गया, आवाज़ नहीं आ रही, ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा। फिर वो गला ठीक हुआ। मैंने महीना शायद, क्योंकि कैफ का सेशन, बल्कि कैफ का सेशन ख़त्म हो गया था, सी फैब का शुरू हुआ था। तो शुक्र है कैफ का सेशन ख़त्म था, तो मैंने सी फैब की क्लासें नहीं पढ़ाई कोई अफेक्टिवली। कोई 2-3 हफ्ते में बिल्कुल घर पे रहा, बोलना मना है। लिख के मैं अपने घर वालों से बात करता था, मैसेज पे बात करता था, टाइप करके मैसेज कीजिए, तो मना किया था डॉक्टर ने, बोलना है ही नहीं, सरगोशी भी नहीं करनी। फिर वहाँ पे सारा सीखा कि इधर स्पीच जनरेटर्स होते हैं, इधर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, यहाँ से आवाज़ निकलती है और वोकल कॉर्ड तक पहुँचती है। फिर आपके ज़बान और आपका सारा एरिया होता है जो उसको एक साउंड प्रोड्यूस करता है। सारी मैंने उस पर रिसर्च की, डॉक्टर से समझा मैंने। फिर उसके बाद स्पीच थेरेपी करवाई, क्योंकि फिर एक डर लगता था कि इतनी पेन हुई थी उस टाइम पे, कि फिर मुझे स्पीच थेरेपी मैंने ली कि मैंने अब अपना ख्याल रखना है। लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसके बाद कभी अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा मसला फिर फेस नहीं है। बस थोड़ी सी एक पता ही नहीं चला कि गला ख़राब है और बस मसला हो गया। इन्फेक्शन आप कह लें कुछ सीवियर किस्म का था, जो कि जिसका इलाज नहीं मैं कर पाया। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, उसके बाद से तकरीबन 4.5 साल शायद इस बात को अब हो गए हैं। तो अल्लाह का बड़ा एहसान, अल्लाह ने बड़ा करम किया है। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि चीज़ें ठीक हैं। अब मैं, असल चीज़ है कि मैं अपना ख्याल करता हूँ कि आपकी तबीयत ख़राब हो तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, ताकि कोई मतलब ये भी सीखते हैं ना आप, ज़रा आप सीखते हैं कि यार अपना आपने आपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अपना ख्याल रखना है। आपने उनके लिए अपना ख्याल रखना है, क्योंकि उनका सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस ये कि थोड़ा सा बहुत मुश्किल टाइम गुजरा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बस थोड़ी सी गलती हुई थी, फिर ठीक होगी। अच्छा सर जी, लास्ट में कोई एडवाइस जनरली जो आप स्टूडेंट्स को करना चाह रहे हैं हमारे एरा के? एडवाइस ये है कि मेहनत करें, और जो भी आप पे जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं उसको प्रायोरिटाइज करें। डेली काम डेली बेसिस करें, चाहे आप रिकॉर्डेड लेक्चर में पढ़ रहे हैं, चाहे फिजिकल क्लास से पढ़ रहे हैं, आप डेली काम डेली बेसिस पे करें, प्रायोरिटाइज कर लें। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप रूटीन दिनों में भी 12-12 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ें। हाँ, आखिरी महीना हो पेपर का फिर तो ठीक है कि आप 10-12 घंटे पढ़ रहे हो, पर डेली काम डेली बेसिस पे करें। उसको करने के लिए 2 घंटे लगते हैं तो 2 घंटे, और 3 घंटे लगते हैं तो 3 घंटे, जो भी टाइम लगता है आप वो करें। और जो बाकी टाइम बचता है वो बाकी कामों के लिए आप क्या करें, अपने को यूटिलाइज करें। और दूसरी बात, वालदैन की बहुत इज्जत करें। माँ बाप, मैंने अभी रिसेंटली अपनी वालदा को खोया है, और 50 दिन तकरीबन होने वाले हैं। और
पहले जब वो जिंदा थी तब एहसास नहीं था बिल्कुल कि उनकी क्या अहमियत है। जाने के बाद पता चलता है कि वालिदैन क्या हैं। तो वालिदैन की बहुत इज़्ज़त करें, उनके पास रहें, उनको ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें, उनकी दुआएं लें। अ, पता नहीं कब वो हमारे पास से चले जाएं। मेरी वालदा का भी यही हुआ कि अचानक बड़ी माशाल्लाह ठीक थी, बस अचानक छोड़ के चली गई हैं। और पता नहीं गम कितना सा पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल मैं भूल पाऊँगा। ऐसे मैं चूँकि अभी मैं समझता हूँ शायद 20 दिन गुजर जाएंगे तो थोड़ा सा चीज़ें चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन शायद ये गम ही ऐसा है जो कि वालिदैन का गम जो कि इंसान के में भूल नहीं सकता है। तो वालिदैन को बहुत प्यार करें, बहुत ख्याल रखें उनका, दुआ करें अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, और बस उनका ख्याल रखें, उनकी दुआएं लें। सो नाइस ऑफ यू सर, आपके आने का, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इतनी फ्रूटफुल डिस्कशन थी और इंशाल्लाह ये मैसेज तक आपका मैसेज हमारी ख्वाहिश से पहुँचे और मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठाएं। सो नाइस ऑफ यू सर। जी अली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और मौका दिया, और बड़ी अच्छी एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं कि आप हमारी फील्ड से रिलेटेड लोगों को बुला रहे हैं, और जो हमारी नई जनरेशन है उनके लिए एक बड़ी गाइडेंस का सबब बनेगा मेरा ख्याल है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, और अल्लाह ताला आपकी इस पॉजिटिव एक्टिविटी में आपकी मदद करे। बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट्स, ये थे सर मिर्ज़ा अली हसन। इन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया और वी आर ऑनर्ड कि वो आए और उन्होंने इतनी फ्रूटफुल डिस्कशन की। हम ये चाहते हैं कि सर ने जो बातें कही हैं आप एक्चुअल में इस पर अमल भी करें और इनसे फ़ायदा भी उठाएं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।